आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आप ना वो चले हमारे साथ। तो हम तीन ताल वाले ऐसे ही हैं और सुनने वालों से भी हमारा यही कहना है कि घर फूंक सको तो साथ चलो, धीरज हो, आहत होने से डरते ना हो और बदकही में रस आता हो। और जैसे कि अजीज मियाँ कहते हैं कि खाके नशेमन को बोसे देने वाला आदमी चाहिए। तो उन समस्त लिसनर्स को हाय हेलो और शुरू किया जाए आज तक रेडियो का सबसे बिगड़ैल शो तीन ताल, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो जो है तकिया कलाम बन गया है। अरे बन गया है तीन ताल सिग्नेचर हो गया जय हो। जितने लोग चिट्ठी लिखते हैं आखिर में लिखते हैं उनमें से ज्यादातर जय हो। और अब की बार मैंने जो है मतलब मैंने माइक लगा लिया आज बढ़िया वाला, तो अब ती आओ। बहुत प्रसन्नता है। पिछले बुधवार को क्या अद्भुत बकैती हुई, जो हमारा ट्विटर स्पेसेस होता है हर बुधवार को। अरे पिछले बुधवार को तो ताऊ ने जहां पे ले जाके छोड़ा कि उसके बाद फिर कोई पलट के नीचे आ ही नहीं पाया। तो वो एक आध कॉमेडियंस को हमने बुलाया था कि आइएगा कुछ कंट्रीब्यूट कीजिएगा, वो लोग शर्मा गए। सब्जियों, जिन्होंने नहीं सुना है मैं बता देता हूँ, सब्जियों की चुगली ये विषय था कि कौन सी सब्जियों पर बैन लगना चाहिए, और ताऊ ने एकदम धागा खोल दिया हर सब्जी का, बिल्कुल कलई पोत दी। हंस हंस कर जबड़े में दर्द हो गया। मुझे लगता है वैसे ये बेस्ट ट्विटर स्पेस था बाबा अभी तक का हमारा, है ना? और बाकियों के भी ट्विटर स्पेस हमने सुने हैं, उससे भी बेस्ट था। हाँ, उनमें भी बहुत अच्छा था। मतलब आप ये समझिए कि सबसे खतरनाक ये था कि बेबाक बुधवार का स्पेसेस शुरू हुआ, मैंने फ्रीजर से चिकन निकाला, प्याज काटने शुरू किए, पक गया, खा लिया और वो चलता रहा। तो मैं ये अपने श्रोताओं को बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें करते हुए भी आप स्पेसेस सुन सकते हैं या तीन ताल सुन सकते हैं। मुझे मजा तब आया जब मुबारक अली कहने लगे, जो वन ऑफ द स्पीकर्स थे, कि ताऊ से कि ताऊ हमारी और आपकी खान पान की आदतें कितनी मिलती हैं, और आप ठीक कह रहे हैं ताऊ की सरसों का साग जो है वाकई बहुत बेकार होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। तो ताऊ क्या बोलते हैं, हाँ मुबारक, चाहे मक्के की रोटी हो चाहे मदीने की, सरसों का साग मत खाना। तो मुबारक हर बार लाफ इमोजी बना रहा था, उस वाले पे नहीं बनाया। हाँ, ताऊ ने कहा कि रोटी मक्के की हो या मदीने की, सरसों का साग नहीं खाना मुझे। तो इस हफ्ते वैसे कौन सा सिनेमा देखा, या जो अब हफ्ता आने वाला है उसमें कौन सा सिनेमा देखने वाले हैं ताऊ आप? मैं तो क्या हुआ कि मैंने फार्गो 4 देखी थी, आप लोगों को पता है। तो फार्गो 4 खत्म होने के बाद, चूंकि उसमें एक ट्विस्ट है, तो मुझे फार्गो 2 देखनी थी, जो मैंने देखी हुई थी। पर मैं अब समझना चाहता था कि फार्गो 2 में वो जो कैरेक्टर है, जो वो बड़ा था और फार्गो 4 में वो छोटा था। तो मैंने कहा यार 2 क्यों देखते हैं, 1 देखा जाए, फिर 2 देखेंगे। तो फिर 1 देख ली दोबारा, फिर 2 देख ली दोबारा। अब 3 बच गया जिसको मैंने एक बार देखा। मैं सोचता हूँ कि सबसे उसको इस वीकेंड में उसको भी दोबारा देख लूं, तो मेरा फार्गो का सीरीज दोबारा हो जाएगा। कोई सीरीज आज तक मैंने लाइफ में दोबारा नहीं की। वाह, मैं तो अभी फार्गो 2 पे ही हूँ। बाबा आपसे सिनेमा के मुझे मालूम है, मैं पूछ सकता हूँ, पर आज मैं थोड़ा एक अलग रिकमेंडेशन चाहता हूँ। और उसमें ये शर्त ये है कि एक ही चाहिए, है ना? मतलब मुझे पता है कि आपके पास खजाना होगा, पर मैं हीरा मांग रहा हूँ। 24 जून जो बीता अभी, कबीर की जयंती थी। तो कबीर के लिखे हुए में आपका सबसे पसंदीदा एक क्या है और किसकी आवाज में है, कौन सा है? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या बात। और ये हमको बहुत प्रिय है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसको बहुत अच्छा गाया है मधुप मुदगल ने भी। लेकिन कबीर को जब मैंने गाना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने यही गाया था, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। इसकी लयकारी जेएनयू के तमाम साथियों ने जो वो गाते थे वहीं से सीख समझ करके थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके और उसको हमने किया। बाकी कुमार गंधर्व ने अगर केवल कबीर भी कहा है ना तो वो सुंदर है। हम भी बाज नहीं आए, दूसरा जोड़ ही दिया। मुझे लगा दूसरे में प्रहलाद टिप्पणियां पे जाएंगे, पर आप कुमार गंधर्व पहले आते हैं उसमें। मेरे क्लासिफिकेशन में कुमार गंधर्व बहुत आगे जा चुके हैं।
मतलब मुझे लगता है कबीर के पास पहुंचे केवल वही हैं, बाकी लोग रास्ते में हैं। ठीक है, तो कबीर पे भी करेंगे कभी बात, इसलिए मैंने बिल्कुल 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 तो, कबीर पे अलग से एक दिन मतलब चपसन चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आज का एजेंडा बता देता हूँ, और वो एजेंडा में पाणिनि बाबा ने ही कह दिया था कि आगे कारों पर बात करेंगे, तो आज कारों पर बात करेंगे, जिसमें पुरानी कारों की यादें भी होंगी, हमारे पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह होंगे, कौन सी कारें अच्छी हैं एक फैमिली के लिए, घूमने वालों के लिए, और कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जो पूरी कार बिरादरी को ही पसंद नहीं करते, सबकी बात करेंगे। और इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, राजनीति से अलग वहाँ का जो समाज है, खान पान, रहन सहन, कल्चर, मेहमान नवाजी के किस्से, झील, बर्फ और खून के निशानों की बात करेंगे। और हाल में ये खबर आई कि छत्तीसगढ़ में 800 किलो गोबर चोरी हो गया, और खबर ये भी आई, मतलब वो पुरानी थी लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ कि एक पार्टी से जुड़े एक व्यक्ति ने गोबर को कोहिनूर कहा है। तो इस बहाने हमने सोचा कि इस कोहिनूर पे बात की जाए, न सिर्फ गाय और भैंस के गोबर पर, बल्कि दूसरे पशुओं के मल और उनकी उपयोगिताओं पर, उनसे जुड़े मुहावरों पर। और बिल्कुल ये बुलशिट टॉपिक नहीं है, बात सुनिएगा तब बोलिएगा। हाँ, और ये न समझे कि सुअर गू न ली पे में न पात है। हाँ वही मुझे इसलिए भी याद है कि वो अभी बुधवार वाले में भी किसी एक सब्जी की तुलना में ताऊ ने बोल दिया था कि अरे वो खाना है, वो बिल्ली का गू है। और तो, बिल्ली का गू बोला, ये सबसे रोचक चीज थी। क्योंकि बिल्ली के गू के बारे में कहा जाता है कि काजल बनता है उससे। अच्छा, बंदर के खून से लिपस्टिक और बिल्ली के गू से काजल। अभी इसको रोक लीजिए, वहीं आगे। और अमेरिका से एक चिट्ठी आई है जी, अमेरिका से, 3 ताल के लिए, बहुत दूर दूर तक 3 ताल। अमेरिकेतों, हाँ अमेरिकेतों, हाँ कहना इसमें अनुपस्थित है, जैसे अंग्रेजी में तमाम सारे शब्द गायब हो जाते हैं। अमेरिकेतों एक कपड़ा होता है मार्किन, पता है? हाँ, मार्किन से ही हमारे यहाँ सारा छेना वेना बनाने का काम मार्किन पे ही होता है। हाँ, तो मार्किन जो है, बांग्ला में अमेरिकन को मार्किन कहते हैं। वो कपड़ा शायद अमेरिका से आया था, जिसके चलते उसका नाम मार्किन है। ये बड़ा अमेरिका को जो है वो बांग्ला में बोलते हैं मार्किन युक्त राज्य, यूनाइटेड संयुक्त राज्य, युक्त राज्य, सही। तो मार्किन से अमेरिका तो एक चिट्ठी आई है 3 ताल के लिए, और बहुत दूर दूर तक 3 ताल सुना जा रहा है देश विदेश में। चिट्ठी लिखने वालों का नाम है नितिन व्यास, और पिछले एपिसोड पर उन्होंने कुछ इनपुट्स भी दिए हैं बड़े मजेदार से, तो उस चिट्ठी का जवाब देंगे और बिजारोत्तेजक यानी अजब गजब खबरें लेंगे। 2 ठो, ये जो 2 ठो है ना, अवधि में हमारे यहाँ 2 को 2 ठो कहा जाता है, जैसे 2 ठो बतासा देना, पानी पी लें। वो ठो जो है आगे चल के भी ठो रहता है। बिहार में भी 2 तरह से बोलते हैं, 2 ठो या दूगो। हाँ, यहाँ पे गो है, लेकिन गो जो भोजपुरी में हो जाता है दूटा। दूटा आमी एकटा कोबरा। हाँ पर वो गो कह रहे हैं बाबा, ये ताऊ, वो गो भोजपुरी का है, तो पैन बिहार नहीं है, इसलिए एक कहानी बहुत चर्चित हुई थी हमारे यहाँ अंगिका में, ठो हो जाता है फिर वापस। नीलाक्षी सिंह की एक कहानी सन 2001 वगैरह में मेरे ख्याल से हंस में छपी थी। उस कहानी का शीर्षक ही था टेकबे तटेक नत गो। अच्छा, हाँ, वो अवधि ठो को एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अवधि में ही, ठई, 2 ठई है ना, और 2 ठई रोटी दीन, एक ठई पराठा रहा, और कहीं कि यह तुम खा लो कदुआ की सब्जी रही भैया, न में मसाला न नून, वह कौन उतना खाए पी पेट जाए रात भरे में। सवेरे जब गए तब जलेबी काटा है फिर हम। और कालांतर में जब थोड़ी सी लापरवाही जुबान पे आई तो इसका भी अपभ्रंश हो गया, और उसकी ध्वनि मुझे बहुत पसंद है अवधि में ही, वो है दुईड़ो। एक दुईड़ो समोसा देता हूँ, दुईड़ो। हाँ, तो वो दूध लोग थे, बाइक की चाबी निकाली और उतरने से पहले ऑर्डर देते थे, दुईड़ो समोसा दो। तो हम लोग अवधि में मजाक बनाते थे जब शोले पिक्चर का, और शोले का ही सबसे ज्यादा मजाक बना भी है,
अब देखिए मैंने दोनों शब्द कह दिया, शोले को सोले भी कह दिया और पिक्चर भी कह दिया, पिक्चर को। तो उसका जब अवधिकरण करते थे ताऊ हम लोग तो यही कहते थे कि का हो कै बनाई रहे सरदार 3 ठाई रहे वही 3 रहे तुम दुई तहिना लौटी आयो खाली हाथ ससुरे। सही है। तो शुरुआत आज कारों से की जाए, कारों की यादों से, कारों की चुगलियों से। तो 2 एपिसोड पहले जब जीपीएस पे हम लोग बात कर रहे थे तो ताऊ और बाबा की घुमक्कड़ी के किस्से सामने आए थे, और घुमक्कड़ी दूर की अगर हो तो कार के बिना होती नहीं है। आप दोनों ने कार से रास्ता तलाशने और भटकने के किस्से सुनाए थे, और बाबा ने कहा था कि वे कार वाले जो रास्ता पूछते चलते हैं उन्हें सड़क पर रास्ता बताने के बाद बताने वाला कभी कभी उनके पीछे ये भी कह देता है कि कार तो खरीद ली है पर रास्ता का शऊर नहीं है। तो एक जमाना था जब कार लग्जरी थी, अब हर कार लग्जरी नहीं है, लग्जरी कारें अलग होती हैं, पर कारों की संख्या तेजी से बढ़ी है और लोग कहने लगे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पार्किंग की जगह के लिए होगा। दिल्ली में तो हो रहा है, शुरू हो गया है। हाँ, तो इसीलिए मल्टी लेवल वगैरह सब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुतलीय पार्किंग। हाँ। तो ताऊ आपका वैसे पहला कार से जुड़ा पहला तजुर्बे का किस्सा? हाँ, मतलब हमारे और ताऊ के घूमने में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि ताऊ कहते हैं कि कार बिना चैन कहाँ रे, और हम कहते हैं यार बिना चैन कहाँ रे। ताऊ और कार का फर्क है। हाँ, तो मुझे एक साथी चाहिए होता है जो मुझे बर्दाश्त कर सके, सुन सके, और ताऊ को एक अदद कार चाहिए होती है और एकांत चाहिए होता है। और कार इसलिए चाहिए होती है क्योंकि मैं मोटरसाइकिल चलाना जानता नहीं, नंबर 1। हाँ, और नंबर 2 ये है कि कार में मैं चूंकि लंबी दूरी चलता हूँ 1200-1500 किलोमीटर, तो सारा सामान आ जाता है, नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ, और जहां जा रहे हो तो सब कुछ एक साथ लेके, तो कार बहुत सुविधाजनक है। मैं कार का समर्थक नहीं रहा हूँ। इस देश में कार इसलिए आवश्यक हो गई है लोगों के लिए, उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा देश में ये प्रिविलेज है अभी भी, चाहे कितनी भी संख्या कह ले हम कारों की बढ़ रही है, बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और वो प्रिविलेज मुझे समझ में आती है कि मैं कार चला सकता हूँ या कार को अपनी कह सकता हूँ। लेकिन कारों का से मेरा जो, वो तो गांव में ही बचपन में ही जब कोई अफसर आते थे या कोई अंकल आते थे जो बाहर रहते थे, तो वो आते थे एम्बेसडर कार से। एक की तो उनकी गाड़ी में वो नहीं होता था, म्यूजिक सिस्टम नहीं था, तो वो अपने साथ जो एक टेप रिकॉर्डर जो है साथ में दूसरी सीट पर रख के आते थे, गाना तो बजते रहना चाहिए, है ना। तो कारों, और हम कारों के पीछे दौड़ने वाले बच्चों में से थे। हाँ। जब शुरू में आती थी तो पहले ही पता चल जाता था, क्योंकि दूर से ही आवाज आती थी कि भाई आ रही है गाड़ी, तो फिर हम खड़े रहते थे, फिर उसके पीछे थोड़ी दौड़ते, फिर जब गाड़ी आके दरवाजे पे खड़ी होती थी फिर उसको चारों तरफ से निहारते थे कि नई है पुरानी है कौन सी है। तो उस समय एम्बेसडर ही होती थी गांव में। ये जो दूसरी वाली कार थी ना पद्मिनी की, जिसे लोग फिएट बोलते थे उस वक्त, तो वो बहुत कम होती थी। वो फिर बॉम्बे में या बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि बॉम्बे के पास वो बनती थी और कलकत्ता साइड में हमारा घर है, और कलकत्ता में ये बनती थी। तो एम्बेसडर का चलन था, और जीप होती थी, है ना, जैसे सरकारी नौकरी करने मेरे पिताजी जैसे लोग, सरकारी 4 सीटर DI, हाँ, उनकी जीप होती थी, जो मेरे हिसाब से विलीज की भी होती थी पहले, फिर बाद में वो महिंद्रा की जीप होने लगी। उसको जीप ही बोलते थे, जीप हालांकि एक कंपनी का नाम है, वो एक उसका अर्थ संकोच या जो भी बोलते हैं बाबा उसको, है ना, अर्थ संकोच हो गया। हाँ, तो उसको देखा था, पर मुझे चूंकि मैं रहा नहीं कभी परिवार में, घर में बाहर रहा, तो मैंने साइकिल मोटरसाइकिल किसी भी चीज से मेरी संगति नहीं रही। मैं रहता था हॉस्टल में, जो कि स्कूल से 10 कदम की दूरी पर रहता था, तो जीवन में कभी वो मौका नहीं लगा। और मैं जब बड़ा हो गया, जब तो मुझे मैं जहाँ काम करता था वहां पे मेरे बॉस ने एक बार देखा कि मेरे पास एक ऑटो थी, अपनी नहीं, पर उस ऑटो वाले से मेरी दोस्ती हो गई थी, है ना। तो वो बहुत स्पीड में चलाता था, बहुत ही रेकलेस ड्राइवर था, वो बहुत जल्दी पहुंचा देता था। प्राण जो है वो हमेशा गले में अटका रहता था, पर मैं प्रेफर भी करता था उसको, चूंकि मैं भी लेट हो जाता था निकलने में, तो वो रहता था और मुझे वो लेके भी आ जाता था। तो मेरे बॉस ने देखा कि इसको, ये ऑटो से आता जाता है और इसको एक कार दे देनी चाहिए, तो मुझे एक हरे रंग के गोल्डन कलर की मारुति 800 मिली थी। अरे वाह। हाँ, वाह, ऐसे बॉस अब क्यों नहीं होते। तो दिल्ली में
दिल्ली में उसको चलाना, आप चरपहिया चलाना जानते हो, आपने जीप वीप, ट्रैक्टर से शुरू करता है आदमी, गांव का आदमी तो ट्रैक्टर से शुरू करता है, उसमें पहिए दिखते हैं, है ना, तो आपको क्लियर पता होता है आप कहाँ जा रहे हैं। फिर आप जीप में आते हैं जिसमें पहिए नहीं दिखते पर फिर भी अंदाजा रहता है। कार में कुछ नहीं दिखता, सड़क दिखती है सामने, तो फिर आपको एक संकोच रहता है मन में। पर मैंने एक आदमी से सहायता लेकर उसको रात में चलाना शुरू किया, और तीसरे दिन मैं उसको लेकर दफ्तर की ओर निकल पड़ा। एक बस में धक्का मारा। अच्छा। कार को ही नुकसान होता है बस से लगने पे, है ना, तो कार को हल्का सा नुकसान हुआ, पर उसके बाद से फिर जो होता है वो आप फिर गाड़ी नहीं चलाते। एक बार सब कॉन्शियस में चला जाए तो आप नींद में भी चला सकते हो, ऐसी हालत हो जाती है। तो अपने वो आप ही मुड़ता है वो। हाँ, तो वो थी कार से जान पहचान होना। पर मैं कारों का बहुत प्रशंसक हो गया फिर बाद में। मैं इस बात से चकित रहता था, जैसे आदमी मोटरसाइकिल में भी रहता है, साइकिल में होता था। साइकिल में मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि चल कैसे जाती है, 2 ही पहिए हैं इसके, चार में तो क्लियर बैलेंस कैसे बनता है। हाँ, इसमें बैलेंस कैसे बनता है। तो फिर आप चकित हो जाते हो, फिर आप जो है उन स्तर पर चले जाते हो कि इसकी पावर कितनी है, इसमें कितने आरपीएम तक जाकर के ये आवाज करती है, कब हिलने लगती है, कितनी स्पीड में चला सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, वो सब होने लगा। पर कार ने बहुत मेरे जीवन को आसान कर दिया, क्योंकि मैं घुमक्कड़ घुमंतू टाइप का आदमी हूँ, और वह संभव नहीं हो पाता अगर कार नहीं होती तो। जैसे कि मैं पूरे उत्तर भारत में काम करता रहा हूँ। एक बार 5 साल मैंने एक हिंदी अखबार में काम किया, जिसके जगह छोटे छोटे जगहों पे एडिशन होते हैं, तो मुझे सब जगह जाना पड़ता था। तो मैं प्रेफर करता था कि मैं खुद ही चला के जाऊं, ताकि बंधा नहीं रहूं मैं किसी चीज से, है ना। और उससे मैंने कितने गांव, कितने शहर, कितने लोगों से मिला, कितने नई चीजें देखी, कितने नए अनुभव किए, और वो अनुभव का सफर जारी है। मैं इस साल भी जो है अपने गांव चला कर गया और आया अकेला ही। आप सोच सकते हो 1400 किलोमीटर अकेले चलना और फिर वहां से वापस आना। लेकिन वो स्टीयरिंग अपना हाथ में होने का एक अलग फील भी आती है कि आप जब जिधर चाहें मन करें, किसी पतली सड़क पे भी मुड़ना है, चलो देखाएं। हाँ, रुक गए, कहीं खा लिया। और गाड़ी चलाने में मुझे एक दूसरी चीज होती है, बाबा को लगता है कि एक यार होना चाहिए। मेरे साथ भी कोई हो तो बहुत मजा आए, दुगना हो जाए मजा। पर ये होता है कि मेरा ना मी टाइम भी हो जाता है, फिर मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेला ही हूँ, है ना। तो बहुत तरह के मन में विचार आते हैं, सोचता हूँ, कुछ म्यूजिक लगाया, कभी बंद कर दिया, कभी कुछ और सुनने लगे। तो और सुविधा हो गई है आजकल गाड़ियों में कि आप सेमी ऑटोमेटिक टाइप की गाड़ियां हो गई हैं, है ना। तो बहुत कुछ गाड़ी खुद कर लेती है, जैसे मैं हाँ, तो मेरे पास जो गाड़ी है वो ब्रेक भी खुद लगा लेती है इन केस ऑफ समथिंग कमिंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो वो लेन में चलती है खुद ही, और आजकल सड़कों पे लेनिंग सिस्टम हो गई है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको कुछ गियर बदलने के लिए ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती। गियर बदलना एक बहुत मुश्किल का काम होता है वैसे गाड़ियों में। मैं सबसे इरिटेटिंग, जब से मैं ऑटोमेटिक में शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे लगता है कि कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक चीज के आने से। आपको गियर नहीं बदलना है, तो आप बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, मजे कर रहे हैं, ध्यान रखें, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त ये रखना पड़ता है कि आप आगे देखते रहें, दुनिया की चिंता ना करें, आगे देखते रहें बस। मारुति 800, लेकिन बाबा आपने चलाई कभी? मतलब उसको चलाने पे ऐसा नहीं लगता था कि गाड़ी से उतर कर ही अपन को मोड़ना पड़ेगा इसे? मैंने मारुति 800 नहीं चलाई, लेकिन मारुति 800 से दाम में दुगने से भी अधिक, लेकिन कद काठी में एकदम वही मारुति ज़ेन चलाई है। अच्छा, ज़ेन, हाँ, ज़ेन आई थी जो पुरानी वाली थी। हाँ, तो वो मैंने चलाई, और महिंद्रा कमांडर भी चलाई, जीप। लेकिन दिल्ली में आया 2001 में, और कार मैंने चलाना शुरू की 2015 में। अच्छा। हाँ, और मेरे कार खरीदने के पीछे और कार चलाना शुरू करने के लिए शुद्ध रूप से दिल्ली के ऑटो वाले जिम्मेदार है, क्योंकि मैं दिल्ली की सड़कों पे सिद्धांतवादी बन जाता था। मैं उनसे कहता था मीटर से चलो, वो कहते थे मीटर से नहीं चलेंगे, मीटर खराब है, मीटर से कौन जाता है, वहां नहीं जाना है, हम तो उधर जाते नहीं। इतने तरह के यद्यपि किंतु परंतु होते थे कि कहीं पे मुझे पहुंचना है 5 बजे, मैं घर से निकला हूं 4 बजे, पहुंचने की जो समयावधि है वो है 30 मिनट, लेकिन मैं पहुंचता था 5:30 बजे। मीटर से जाने से आजकल शायर भी मना कर रहे हैं। जॉन एलिया इसमें पहली गुस्ताखी थे। उन्होंने ही शेरो अदब में मीटर खराब किया सबसे पहले।
बाकी तो बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि मीटर भी एक चीज होती है शेर व शायरी में। औलिया उसको अगले लेवल पे ले गए थे। तो लेकिन आपने एम्बेसडर का पिछली बार मुझे याद है जब ये कार वाली हाँ, बात हुई थी, मेरी सबसे प्रिय, तो मैं उसी पे आना चाह रहा था। अब आपने शुरुआती कर दी 800 से, है ना, ऐसी ना सुखरी गाड़ी। खैर उससे बहुत लोग चले हैं लेकिन अपने को कभी पसंद नहीं आई। ऑल्टो मैंने चलाई है, श्रीमती जी के पास भी ऑल्टो है K10, तो उसको भी खूब जोता है, अच्छी गाड़ी है। लेकिन यहाँ पे हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए कार की जो चेतना थी और जीप की जो चेतना थी, वो दोनों चेतनाएं आज के समय के बच्चों के दिमाग से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आप एक सीधी लकीर खींचिए, फिर एक कोबल बनाइए और फिर एक सीधी लकीर खींचिए, उन लकीरों के दोनों अंतिम छोरों पे एक एक गोल गोल लाइट बना दीजिए और इस कोबल के दोनों तरफ नीचे की जगह 2 पहिए बना दीजिए, आपकी कार बन गई। ये बेसिक इलस्ट्रेशन था जो हर बच्चा सी फॉर कार सीखते हुए ड्रॉ करता था हमारे बचपने में। और इस ड्राइंग में फिट होने वाली एक ही गाड़ी थी, उसका नाम था एम्बेसडर। लेकिन बचपन में जो एम्बेसडर मैंने देखी, उस एम्बेसडर से राजीव गांधी, हेमवती नंदन बहुगुणा, मुलायम सिंह यादव, ये आपके यशपाल कपूर, संजय गांधी, मेनका गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों को मैंने उससे चलते हुए देखा। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, आगे चल के कालांतर में विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, इन सारे लोगों को मैंने एम्बेसडर में ही चलते हुए देखा। त्रिपाठी जी जो हुआ करते थे लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, केसरीनाथ त्रिपाठी, कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह, इन सब लोगों को मैंने हमेशा एम्बेसडर में ही चलते हुए देखा। लखनऊ से इलाहाबाद जाने वाली जो सबसे वीआईपी रोड है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वो हाई कोर्ट को और विधानसभा को, न्यायपालिका और विधायिका को जोड़ती है उस सूबे में, उस सड़क पे सबसे ज्यादा एम्बेसडर ही दिखाई देती थी। यहाँ तक कि कर्नल, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भी एम्बेसडर हरी रंग की होती थी उनकी, उसमें चला करते थे। तो एम्बेसडर हमेशा से शक्ति का, शासन का द्योतक रही। मुझे एम्बेसडर जिस वजह से पसंद थी, वो एक तो उसका आकार प्रकार था, वो बहुत कार जैसी थी। दूसरी चीज, मुझे एम्बेसडर में केवल वाइट एम्बेसडर पसंद थी और वो भयंकर वाइट होती थी। सफेद पर्दे बीच में बांधे हुए खिड़कियों पे लगे रहते थे, सफेद तौलिए वाला कवर गद्दियों पे चढ़ा रहता था, यहाँ तक कि स्टीयरिंग का कवर भी लोग तौलिए वाला वाइट रखते थे। वो मुझे लगता है एम्बेसडर पहली कार थी या आखिरी भी शायद, जिसकी खिड़कियों में लगे हुए पर्दे खराब नहीं लगते थे कभी। हाँ बिल्कुल। हालांकि बाद में उस तरह के पर्दे मैंने एक बार, तो मुझे ध्यान है, पी चिदम्बरम की जो मेरे ख्याल से स्टीम या मारुति 1000 के पास जो भी थी, उसमें भी देखे थे, लेकिन एम्बेसडर में वो पर्दे कभी खराब नहीं लगे। हालांकि मैंने पर्दे एम्बेसडर में केवल वही नहीं देखे, मैंने एम्बेसडर में ड्राइवर और पीछे बैठे व्यक्ति के बीच में भी स्प्रिंग वाले तार से लगे हुए पर्दे सफेद देखे हैं, जिसमें कि एक बेसिक प्राइवेसी जो है वो पीछे बैक सीटर को दी जाती थी। रायबरेली में जिस कार में मैं सबसे पहले चढ़ा वो फिएट कार थी, फिएट पद्मिनी। और फिएट पद्मिनी अपने शक्ति प्रतिष्ठानों से ठीक उलट समाज के प्रतिष्ठित लोगों की गाड़ी होती थी, जिनका राजनीति से सीधा वास्ता नहीं होता था, लेकिन वो बिजनेस कर रहे होते थे, वो डॉक्टर होते थे, वो प्रिंसिपल होते थे, वो प्रोफेसर होते थे, वो इंजीनियर होते थे। इस तरह के लोगों के पास पद्मिनी फिएट हुआ करती थी, तो वो उससे चला करते थे। और ये 2 शुरुआती कारें थी। जीप के बारे में ये था कि इसमें जो सीधी लाइन बनानी है, उसके बाद जो कोबल बनेगा वो कर्व नहीं होगा, वो बहुत स्ट्रेट होगा, और पूछ नहीं होगी, इसकी पूछ कटी होगी कार तो बन जाएगी जीप। अभी भी मैं सेडान और हैचबैक में कंफ्यूज होता हूँ कि किसको पूछ कटा कौन सी होती है और वो कौन सी होती है, अभी भी कंफ्यूज हो गया हूँ। देखिए, अभी तो सेडान, एसयूवी और हैचबैक होती थी, अब तो एमयूवी और जाने बीच में और कितनी कैटेगरी, एक्सयूवी भी आ गई और टीयूवी भी आ गई और कैन यूवी हो गई हैं। तो मतलब उस समय अमीर लोगों के पास होती थी इम्पाला। हाँ, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान भी मोटर्स एम्बेसडर वाले भी बनाते थे, उसका नाम था
कुछ सी से नाम था। कंटेसा। कंटेसा, हाँ, क्लासिक, हिंदुस्तान क्लासिक। वो फिल्मों में बहुत दिखती है उस दौर के। हाँ, उस दौर के फिल्मों में। एक कॉन्टेसा क्लासिक जो है, मेरे एक दोस्त ने सेकंड हैंड खरीदी थी जब मैं मारुति चलाता था तब, और हम लोग उसकी कॉन्टेसा में गए थे गुड़गांव, दिल्ली से। उस समय हाईवे नहीं होता था गुड़गांव का, जो एक्सप्रेसवे टाइप का बन गया है ना, वैसा नहीं होता था। हाईवे था पर वो उसमें कोई डिवाइडर नहीं था। और हम रात में वहां पे हमने पूरा खाना पीना खा के रात के 11 बजे निकले, और हमें पता चला कि वो कंटेसा खराब हो गई बीच में। और ट्रक उतने ही होते थे उस सड़क पे, लेकिन दोनों तरफ से आवाजाही हो रही है और कंटेसा खराब है। तो हमने उस कंटेसा को धक्का लगाना शुरू किया। बड़ी गाड़ी, 2 लोग, एक को स्टीयरिंग भी पकड़नी है, तो उस मुसीबत में हमने उसको लाके एक जगह पे छोड़ दिया। हमने कहा अब नहीं हो सकता, हमने उसे छोड़ा, ऑटो पकड़ा, घर गए। दूसरे दिन सुबह एक मैकेनिक को लेके गाड़ी वहीं खड़ी थी। कॉन्टेसा को कोई उठाता भी नहीं था। एक गाड़ी आई थी सेंट्रो, तो वो ऐसा लगा बाद में कि वो दहेज में बहुत इस्तेमाल हुई। मतलब हमारा सेंट्रो चाहिए दहेज में। और कुछ मतलब बाद के दौर में, तो हम उसकी बात कर रहे हैं नॉस्टैल्जिया की, कई गाड़ियां हाल फिलहाल के कुछ साल में जब से ये कैब का कल्चर आया, ऐसा लगा कि वो उनकी भूमिका वो बनी ही इसलिए ही कैब ही बन गई ऑलमोस्ट, जैसे वैगनार या जैसे वैगन। हाँ, तो मैं तो बाय द वे मेरी पहली खरीदी हुई कार सेंट्रो ही थी। अच्छा। नहीं, उस दौर में अच्छी कार थी वो। ताऊ भी पंजाबी बाई नेचर है, पूरा का पूरा पंजाबी बाग, पूरा का पूरा गफ्फार मार्केट, पश्चिम बिहार, करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, हर घर में एक सेंट्रो थी। जब सिर्फ मारुति थी इस देश में, तो सिर्फ मारुति थी। सिर्फ मारुति थी। उसके बाद आई एक, आप लोग भूल गए होंगे, एक आई कंपनी डेवू। हाँ, मतीज। एक गाड़ी होती थी सिएलो। हाँ, अरे सिएलो तो जो कि 1000 उस समय होता था मारुति का एक, जो कि लग्जरी मानी जाती थी। बाकी सब ओमनी सब छुटवैया माने जाते थे। ओमनी तो किडनैपिंग के लिए बनाई गई थी। हाँ, आजकल बच्चे ले जाती है इसको। और सिएलो जो है वो आई और उसने उसको बड़ा टक्कर दिया। पूरे पंजाबी बाग पश्चिम बिहार में जो है वो सिएलो की भरमार हो गई फिर। लेकिन वो डेवू कंपनी ही चली गई यहाँ से। तो उसकी गाड़ी और जाते जाते मटीज छोड़ गई। हाँ, एक छोटी मटीज, जिसको बचपन में 2 रुपए का एक चूहा आता था, जिसके एक पैर की तरफ पीछे अगर आप चाबी भर दें तो वो पूंछ हिलाता हुआ घूमता था गोल गोल। वो एकदम मटीज जो है वो वही चाबी वाला चूहा लगता था एकदम। हाँ, जो बाद में शेवरोले स्पार्क नाम से बिकने लगी। हाँ, जब डेवू को उन्होंने खरीद लिया। तो ये तो कार की कहानी रही भाई। हाँ, बिल्कुल। वो एक वो आशुतोष चचा है ना, वो कहते हैं कि वैगनार और उबर का आर सेम है। और ये सच में एक बार हुआ है मेरे साथ। एक बार मुझे एक दोस्त की वैगनार मुझे उधार लेनी पड़ी अभी कुछ दिनों पहले। तो लोग हाथ देकर रोक लिया एक आध जगह, और भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाथ देकर रोक लेते भाई, पूछते भैया खाली हो, आश्रम चलोगे क्या? तो वो वाला वो रोड है जहां पर लोग प्राइवेट गाड़ियों को थोड़ा ऐसे सवारी बैठा लेते हैं। तो मैं वहां जा रहा था, मुझे हाथ दिया लोगों ने वैगनार। अच्छा है कि के साथ भी होता है। हाँ, वही मैं कहने आ रहा था कि अच्छा है कि आपने अब वैगनार उठाई। अगर 10 साल पहले आप इंडिका उठाते तो यही होता। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गुड़गांव जाने के लिए इंडिका ही उपलब्ध होती थी धौला कुआं से। कॉल सेंटर में टैक्सी वालों की इंडिका लगी रहती थी, और मजबूत गाड़ी थी, जोरदार आवाज के साथ चलती थी। कारों के विन्यास में अब उस तरह से दृश्य नहीं आते, लेकिन जो ताऊ कह रहे हैं ना कि कार का कौतूहल जो रहा वो इस तरह का रहा कि हर एक्शन फिल्म में पहाड़ों पे कार से चेज करने का सीन होता जरूर था। देहरादून में एक परिवार को मैं जानता हूं, एक दरोगा साहब हैं, उनके यहाँ BSA की मोटरसाइकिल खड़ी है जो किसी हीरो ने इस्तेमाल की थी शूटिंग में, और वो वाली कंटेसा खड़ी है जो किसी ठीक ठाक फिल्म में, मुझे फिल्म का नाम अभी याद नहीं आ रहा, अमिताभ बच्चन ने इस्तेमाल की थी। तो वो उसको ले लगा के चले आए थे। तो एक तो ये नॉस्टैल्जिया वाली चीज थी। अब क्या है कि अब एकदम दूसरे तरह की कारें दिखाई जाती हैं। तो जो नॉर्मल कार है वो नहीं आ रही होती हैं, या तो बड़ी गाड़ियां दिखाई जाती हैं या फिर जो एकदम अत्याधुनिक हैं। तो मतलब फिल्में भी आप देखिए, फेरारी की सवारी टाइप की फिल्में बन रही हैं, और ऋतिक रोशन, या आप दिल चाहता है जिनको याद हो, उनको याद होगा कि तीनों दोस्त एक खुली कार में बैठ करके गोवा जाते हैं। वो रोहित शेट्टी तो जाने ही कार उड़ाने जाने के लिए। हाँ, अभी भी वो उसी लिए जाने जाते हैं।
तो उनके सब वो मतलब चाल चलन चरित्र जो है वो सामान्य लोगों की कार, सामान्य मानविकी की कार जो है वो अब भारतीय फिल्मों से गायब हो गई है। मानविकी तो रह गए हैं लेकिन कारें गायब हो गई है सामान्य मानविकी की। तो जो दूसरे जो एक चीज है वो ये है कि जो ताऊ कह रहे थे कि कार के विरोध में मैं भी हूं व्यक्तिगत रूप से, और भारत जैसे देश में तो और भी विरोध होना ही चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में कार एक अवश्यम भावी चीज भी है, क्योंकि यहाँ पे एक भी मौसम बाइक अनुकूल नहीं है और एक भी सड़क बाइक अनुकूल नहीं है। सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन चलाने वाले लोग इस देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, चाहे वो साइकिल पे हों चाहे वो मोटरसाइकिल पे हों। और दूसरी चीज ये है कि बारिश से आप बच नहीं सकते मोटरसाइकिल पे। आप किसी फ्लाईओवर के नीचे खड़े होंगे या किसी दरख्त के नीचे खड़े होंगे या किसी बस स्टैंड में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, जेब के नीचे भीगे हुए और जेब के ऊपर सूखे, क्योंकि फुहारें हमेशा तिरछी पड़ती हैं धरती पे हवा के साथ। दूसरा संकट क्या है कि जाड़े में आप इतनी ज्यादा ठंडक रहती है और फॉग रहता है, तो उसमें यह है कि गाड़ी कहीं अगर धीरे से चलती चलती टक्कर भी जाएगी तो हम शायद थोड़े बहुत बच जाएंगे। अनलेस अंटिल आप लेकिन बाइक लग गई तो पीछे से कोई बस आके आपको रौंद के चली जाएगी। हालांकि जो लोग गति के साथ समझौता नहीं करते हैं उनकी 17-17, 20-20 कारें हमने एक में एक चिपकी हुई एकदम रुद्राक्ष की माला की तरह हमने देखी है कि वो यमुना एक्सप्रेसवे पे दिख जाती है। और वो अमेरिकन हाईवेज पे भी बहुत होता है। अमेरिकन हाईवेज पे भी बहुत होता लेकिन ये बहुत बुरा चलन है हमारे यहाँ क्या है कि हमने ना रोड का कल्चर नहीं सीखा और सड़कें गडकरी जी ने अच्छी बनवा दी हैं। तो मुश्किल ये हो गई है कि रोड लोग ना लेफ्ट राइट कैसे मुड़ना है, कैसे लेन बदलना है, कितनी स्पीड में चलना है, ये सब चीजें हम बिल्कुल सीखने से इनकार किसी भी आधुनिक चीज को हमने नहीं सीखा था। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने नहीं सीखा 70 साल से, उसको बस लिए चल रहे हैं। ये हालत है। मैं सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे का उदाहरण दे देता हूँ आपको। यहाँ पर अभी बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए कि टायर की हवा चेक कर लें, है ना। लोग पुराना टायर, भरी हुई हवा में टायर, उसको सीमेंट वाली सड़क पे दौड़ा देते हैं 100 के ऊपर स्पीड में, चूंकि अच्छी सड़क मिल जाती है लोगों को, और उसके कारण उनको लगातार जो है स्पीड लिमिट कम करना पड़ रहा है। वहां पर पहले आप जो है 120 की स्पीड पे चल सकते थे, फिर 100 पे चलने लगे, फिर 90, फिर 75 और कभी कभी तो 60 हो गया है। वो अब 70 हो गया है। क्योंकि लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि वो चल पड़ते हैं, उनका टायर बर्स्ट हो जाता है, अपनी जान तो जोखिम में डाली ही डाली, दूसरों की भी डाल दी, क्योंकि उसके बाद वो जब लुढ़कते हैं तो पीछे भी की गाड़ियां भी उतनी स्पीड में आ रही होती है। तो ये वाली बात जो है हमने लोगों को हमले सीखा नहीं। दूसरी बात, स्पीड का कंट्रोल अपने यहाँ है ही नहीं। मैं बाइक वाले बंधुओं से भी बोलता हूँ, वो कभी कभी इतनी स्पीड में चलते हैं जितनी स्पीड में भारतीय सड़कों पे नहीं चलना चाहिए। कंट्रोल्ड एक्सेस वाली सड़कें बहुत कम है हमारे यहाँ। अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे है या यमुना एक्सप्रेसवे है, वो भी कंट्रोल्ड नहीं रहा बाय द वे। वहां पे भी आपको लोग सड़क पार करते मिल जाएंगे अभी भी। तो यहाँ पे लोग बिल्कुल पल्ली तरफ से आते हुए, अपोजिट साइड से, रॉन्ग साइड आते हुए लोग। यहाँ पे सड़कों पे जानवर होते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है, मतलब कंट्रोल्ड एक्सेस वाली सड़कों पे। बाकी सड़कें जो नेशनल हाईवेज हैं बहुत अच्छी बन गई हैं, लेकिन कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं है। यहाँ तो से बकरियां भी आ सकती हैं, बैल भी आ सकता है ना, और उसके साथ चरवाहा भी आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए जो 2 सड़कें तो ऐसी हैं जिनपे स्पीड लिमिट का पालन करें। 2 सड़कें ऐसी हैं जिनपे तो 1 घंटा आपको ज्यादा केवल इसलिए लगता है क्योंकि ट्रैफिक इस तरह का है। बीच में अचानक से प्रकट होने वाले ट्रैक्टर या चरवाहे या इस तरह के लोग। चंडीगढ़ और जयपुर, इन दोनों के जो दिल्ली से हाईवे हैं, उन दोनों की दुर्दशा यही है। अचानक से कोई आपको प्रकट होता हुआ मिल जाएगा, तो ये संकट है। तो हमारे यहाँ दोपहिया चलाने का क्लाइमेट नहीं है कुलदीप, किसी भी महीने में। इसलिए भी 4 पहिया जो है वो चाहिए ही चाहिए। गर्मी आपको पसीने से भिगो देगी, बारिश आपको बारिश से भिगो देगी, और जाड़ा आपको खूंरेज कर देगा। पर इसलिए आपको बचना ही पड़ता है। इसमें एक जो इकोनॉमिक वाली जो दूसरा जो संकट है, दूसरा जो संकट है कि भारत में जो चलन है वो एशिया पैसिफिक की कारों का चलन ज्यादा है, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। एशिया पैसिफिक की तमाम सारी कंपनियां, जापानी कंपनियां, कोरियन कंपनियां, इन्होंने आके भारत में अपने प्लांट लगाए, थोक के भाव इन्होंने कारें बनाई, यहाँ पे कंपनी बना के कारें बनाई, और उसकी वजह से बहुत सारी कारें अफोर्डेबल दाम पे वो लोगों को मिलती रही। उसका नतीजा ये है कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन किए बहुत सारी कारें भारत में बन गई।
इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि कार अभी भी यूरोप वाले ही बनाते हैं। हमारे यहाँ तो कार्टन बनाया जाता है जिसमें लोग रख के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये जो सुरक्षा वाला मामला है ये बहुत गंभीर है। और मैं पहले एक एशियन कार इस्तेमाल करता था, अब मैं एक यूरोपियन कार से चलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं सुरक्षित रहूं। और ज़्यादा पैसा देना पड़ा उसके लिए, लोन चुका रहे हैं, तकलीफ दे रहा वो। उस जो कार निकाली उससे ऐसा नहीं कि कोई उसमें कोई खराबी थी या पुरानी हो गई थी, 50,000 किलोमीटर नहीं चली थी, बढ़िया चौचक गाड़ी थी, लेकिन उसको नमस्ते कह दिया। ताऊ का उसमें बड़ा योगदान है भड़काने में मुझे। और फाइनली मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं, क्योंकि मैं बोलना मतलब सार्वजनिक मंच है फिर भी बोल देता हूँ, बाबा चलाते बहुत रफ्तार में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वायलेट करते हैं रूल्स को, पर रफ्तार में चलाते हैं। और ऐसी सड़कों पे जैसे एक्सप्रेस वे है जिसपे ये चलते हैं अपने घर जाने के लिए, तो इनकी जो गाड़ी थी वो बिल्कुल मुफीद नहीं है इन सड़कों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा वो खराब गाड़ियां हैं, पर हकीकत यही है कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं, वो किसी के हाथ में नहीं होता है ना। आपने हेलमेट, जो बाबा उदाहरण देते हैं ना कि हेलमेट पहनने से दुर्घटना नहीं रुकती, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और उस स्थिति में अगर आपकी कार का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो कि वो आपको कम से कम बचाने की कोशिश करे, अपनी तरफ से आपको बचा ले, तो बहुत कष्टप्रद हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि लेकिन आज के युग में ऐसा हुआ है भारत में, कार, अरे जब मैं मारुति आई थी ना तो उसमें सीट बेल्ट भी नहीं होता था, एक तरफ का शीशा नहीं होता था, अभी भी शायद एक तरफ का शीशा नहीं होता, पैसेंजर साइड में शीशा लगवाना पड़ता है लोगों को एक्सेसरी की तरह से। एयर बैग्स का अपने देश में कल्चर ही नहीं था, सेफ्टी कोई मतलब मसला ही नहीं था। हाँ, अब जो है सेफ्टी एक मसला बन गया है। और आप देखेंगे कि मतलब छोटी से छोटी गाड़ियों में एयर बैग्स आने लगे हैं, क्योंकि एयर बैग्स का होना जरूरी है कारों के लिए, खास करके उस देश में जहां सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। तो सीट बेल्ट आया, एयर बैग्स आए, अब और भी तरह के जो है सेफ्टी सिस्टम्स गाड़ियों में आ रहे हैं। वोल्वो की जो नई गाड़ियां हैं बहुत महंगी हैं, ये बात सत्य है, पर वोल्वो की जो नई गाड़ियां हैं, वोल्वो की गाड़ियां हमेशा के लिए सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं, वो काफी मतलब अपने लेवल पे कहें तो बेहतरीन गाड़ियां हैं, है ना, क्योंकि वो आपको सुरक्षित रख सकते हैं सड़क पे दुर्घटनाओं की हालत में। मान के चलना पड़ता है कभी कभी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और कुछ गाड़ियों में जैसे पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी के लिए होती है चीजें, कि आपसे किसी को धक्का लग सकता है तो उसकी जान नहीं जाए, है ना, तो उसकी स्लोपिंग अलग कर दी गई है। कुछ गाड़ी, फोक्सवैगन जो है वो अपनी गाड़ियों में एक स्प्रिंग दे देते हैं कि बोनट खुल जाता है, ताकि उसको उसकी फॉल सही हो आपकी बोनट पे, जब वो गिरे तो उसको कुशनिंग हो जाए, मनाई का उलार दे। तो इस तरह की चीजें भी शामिल की गई हैं। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी के लिए और अपनी, हाँ, मतलब ये कमाल की चीज है ना कि कार दूसरों को बचाने के लिए भी बनने लगी है। अभी तक तो खुद को बचाने के लिए बनती थी। बहुत सारी गाड़ियों में बाय द वे एयरबैग्स बाहर भी आने लगे। तो एयरबैग्स सिर्फ पैसेंजर को नहीं बचाते, ऐसी स्थिति में बाहर भी एयरबैग्स लगे होते हैं, ताकि अगर किसी चीज कोई उसमें टकरा जाए तो उसकी भी जान बच सके। तो इस तरह की चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, गाड़ियों का संसार बदल रहा है। पहला एयरबैग वैसे दुनिया में महाभारत में अर्जुन के रथ पे था, क्योंकि पवन पुत्र उसके ऊपर बैठे हुए थे और वो बाहर था। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये हो गई है कारों की दुनिया में, जो कि बाइक्स में भी आ रही हैं अब, वो ये कि बैटरी से चलने लगी हैं गाड़ियां, और अब धीरे धीरे अफोर्डेबल हो रही हैं। तो अब वो मतलब 5 साल 10 साल में आप देखना कि सभी गाड़ियां बैटरी से चलेंगी, सभी गाड़ियां। और ये पेट्रोल वाली गाड़ियों की तो वक्त जाने आने खत्म होने वाला है। अब उस समय आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गाड़ियों को जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था अभी के जीवन में प्रदूषण के लिए, शहरों में से दिल्ली जैसे शहर में कारों से और डिफरेंट व्हीकल से जो प्रदूषण होता है, फ्यूम्स निकलते हैं, उस पर शायद नियंत्रण पाने में हमको मदद मिलेगी। एक चीज, एक कथा इसमें बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जो भी श्रोता 3 ताल सुन रहे हैं वो इसको कतई कार सेवा से ना जोड़ें। इस कार सेवा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कार सेवा का आह्वान 1990 में हुआ था तो हमारे गांव परसतेपुर रायबरेली में राम आश्रय मिश्रा, हम लोग के पटीदारी में चचा लगते थे, उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने पूछा था, तब पंडित ये बतावई कार सेवा का हुआ था, तो उन्होंने कहा
कि सब मनई जात ही हुआ तो उनके सबके कार में ड्यूटी लगा था कि सामान लेके आवे कहे, सामान लेके जावे कहे, तो यही वजह से इनके सबके कार सेवा कहा थी। तो गांव में इस तरह की कहानियां बता करके और नए पैदा हुए हिंदी के शब्दों को जस्टिफाई कर लिया जाता था। जो विद्वान होते थे कथित रूप से गांव के, वो इस तरह के अन्वेषण कर देते थे। ऐसे ही अन्वेषण आपको तब मिलते हैं जब आप सारनाथ जाते हैं और सारनाथ में बुद्ध का पहला स्तूप देखते हैं, तो आपको वहाँ का जो लोकल टूर गाइड है वो कहता है कि ये एक कुआं था, इसमें राक्षस था, देवताओं ने उसको मार के कुआं उलट के रख दिया था, तो राक्षस जो है इसी में दबा हुआ है और उल्टा कुआं है ये। तो बताइए कि स्तूप जैसी चीज को उल्टा कुआं अगर कोई बता दे तो क्या ही है। लेकिन समझ सूझ दानियां इसी तरह की हैं, तो इसका कार सेवा से कोई वास्ता नहीं है ना, पर अपनी कार की सेवा करते रहें, अच्छे से मेंटेन करना जरूरी होता है। अपनी कार की सेवा करें और ना खुद बेकार रहें और ना कार को बेकार करें। बेकार उस आंदोलन को आपने याद कर लिया जिसमें कि पंजाबी के एक शब्द को जैसे जय माता दी को पूरे देश ने एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ, वैसे ही कार सेवा को भी पूरे देश ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे वो हिंदी का शब्द हो। बिल्कुल बिल्कुल। और बेकार जो शब्द है वो कार्य से बना है कि बिना काम का आदमी, है ना, या जो चीज काम की नहीं है कि तो बेकार हुई गए। हाँ, कार सेवा भी वहीं से आया। हाँ, कार्य सेवा, कार बोलते हैं पंजाबी में उसको, हालांकि घर को भी कर बोलते हैं, चूंकि पंजाबी हमारे देश का एक अकेला टोनल लैंग्वेज है हमारा। हमारे देश में जो है टोनल लैंग्वेज जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में होते हैं, थाईलैंड में होता है, इंडोनेशिया में होता है, और ये भी इंडोनेशिया में नहीं, थाईलैंड, चाइनीज जो है वो एक टोनल लैंग्वेज है, थाई जो है टोनल लैंग्वेज है, बीच में कंबोडिया में टोनल लैंग्वेज नहीं है, वियतनाम में टोनल लैंग्वेज है, इंडिया में एक ही लैंग्वेज टोनल है, वो है पंजाब, पंजाबी। पंजाबी में कार मतलब होम भी होता है, कार मतलब कार्य भी होता है, हाथ भी होता है। हाँ, तो वो कैसे बोला जा रहा है उससे आपको पता करना है, उससे पता करना है के बारे में बोला जा रहा है। और ये कर ही रहा होगा, ये कर रहा होगा जो कार बन गया। हाँ, कर कंपनियों से। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, कार्य शब्द जो है ना वो कर से ही बना है। हाँ, आप जो हाथ से करते हैं वो जो कर से करते हैं वो कार्य है। हाँ, कार सेवा हो गया, तो फिर वहां से वो पैदा हुआ कृ धातु से, जहाँ पे क्रियते इति कर्मः, ये उसकी व्याख्या थी संस्कृत टेक्स्ट में, और वहां से क्रि से कर हुआ और वहां से ही फिर वो कार्य उन्होंने बनाया। और ये किसी ने कहा होगा तो करना, तुम तो करना, तो वहां से कार हो गई। तो करना से वो याद आ गया मुझे, एक विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का एक है ना, तो करना। हाँ, तो और गुरुद्वारों में जो सेवा होती है वो कार सेवा होती है। जब आप गुरुद्वारों में एक प्रचलन बहुत अच्छा है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप खाना बनाने में सहयोग कर दें, आप बिल्डिंग हो रही है तो आप ना हाथ लगाएं उसमें, मेहनत करें, पैसे देकर निपटाना नहीं है। बिल्कुल। तो जो हाथ वाली सेवा है जिसमें आपका योगदान होता है प्रॉपर, ये एक परंपरा जो है गुरुओं ने स्थापित की कि आपको कार सेवा करना पड़ेगा। आप ऐसी नहीं तो हर आदमी उसमें अमीर हो गरीब हो उसमें योगदान करता है। वो जूते रखने वाला काम हो, एक नंबर लगा के, वो भी। पंजाबी तो शादी को भी आनंद कारज कहते हैं। हाँ। मैं कहा मेरा काम करते हैं लोग। आनंद कारज। तो कार पुराण को शेर के साथ, हाँ, एक शेर के साथ खत्म करते हैं। और आप जो कह रहे थे शुरू में कि इसलिए इतना लंबा खिंच गया क्योंकि वीरे की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। हाँ, तो जो आप कह रहे थे ना कि एक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए है, और जो नहीं कर सकते उन, मतलब जिन्होंने बाद में अफोर्ड कर लिया उनको पुराने दिन भी याद आते हैं। तो एक शायर हुए विजेंद्र सिंह परवाज, लेक्चरर थे वो पहले, और उनका एक शेर है कि जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। क्या बात है, क्या बात। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल एक चीज बस मैं जोड़ दूं कि ये जो ताऊ ने शुरुआत में बात कही कि कैसे ये नॉस्टैल्जिया के तौर पे रहा कारों का वजूद, हिंदी पट्टी में खास तौर पे बंगला और गाड़ी ये सिंबल्स थे। जैसे जीवित्व, उत्तर जीवित्व के जो 3 महत्वपूर्ण चीजें थी वो बाद में भाजपा का नारा भी बन गई। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म भी बनी ना, और उसको उन्होंने रोटी कपड़ा, राम रोटी और इंसाफ जैसा करके कन्वर्ट किया।
है ना। आडवाणी का कहना साफ, राम रोटी और इंसाफ, 90s में नारा लगा था। लेकिन फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट थी। लेकिन आप प्रोग्रेस कर गए हैं, आप बड़े बाबू हो गए हैं, है ना। आप जो है कलेक्टर लग गए हैं कहीं पे, आपने प्रगति की है। इसके दो ही साइन थे, बंगला और गाड़ी। कहे भैया ये तो बरेली में बंगला बना ली, गाड़ियां ले ली, है ना। मेहरारू इनकी मोटर से चला थी। मोटर कार तो बोला जाता था पहले, हाँ, उसको मोटर हाँ, कार ही बोलते थे। हाँ, बाद में कार हुआ। वो एस्पिरेशंस का मेटाफर तो था ही, इसलिए हाँ, वो 800 जब पहली 800 की चाबी खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले कस्टमर को सौंपी थी। बिल्कुल। और मोटर कार ताऊ बात का शब्द है, मोटर कार बाद का शब्द है। मोटर कार से भी पहले जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो मोटर गाड़ी, क्योंकि घोड़ा गाड़ी, भैंस गाड़ी, बैल गाड़ी, ये सब गाड़ियां थीं। उसी को लोगों ने कहा कि ये तो मोटर से चलती है, तो ये मोटर गाड़ी है। हाँ, पर मोटर गाड़ी जो होती थी उसमें हाँ, कार नहीं होता था, मोटर गाड़ी होती थी बस। हाँ, हमारे यहाँ मोटर गाड़ी बोलते थे बस को, बस नहीं बोलते थे। मोटर बिल्कुल। गाड़ी से आया, मोटर गाड़ी आएगी, मोटर गाड़ी जाएगी। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी। हाँ, बाद में जब कार आई तो फिर वो मोटर कार हो गई कि भाई ये गाड़ी नहीं है, कार है। कार है। हाँ। चलो ठीक है, बहुत तो लंबी बिजार स्टोरी, हाँ बिजार स्टोरी ले लेते हैं क्योंकि अभी काफी विषय बाकी हैं और समय बहुत बेजार स्टोरी है। हाँ, तो बिजार स्टोरी ये है कि जिसमें ताऊ को काफी अपना नेशनलिज्म वाला अप्रोच दिखाने का मौका मिलेगा। अटपटे बयानों के लिए मशहूर है फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते, और उन्होंने बड़ी गजब बात कह दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना करने वाले लोगों को एक तो उन्होंने जेल भेजने की धमकी दी, और ये भी कहा कि ऐसे लोग चाहें तो भारत चले जाएं या चाहें तो अमेरिका चले जाएं। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ कैजुअली कहा जाता है कि अरे तुम ये नहीं मान रहे, तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो पाकिस्तान से तो हमारी एक स्पष्ट प्रतिस्पर्धा है, पाकिस्तान को लेकर के एक स्पष्ट, बहुत सारी कई स्तरों में पिछड़ापन और उसकी आर्थिक और सामाजिक समझ और सोच के स्तर पर एक स्टेब्लिश्ड है वो। लेकिन भारत के संदर्भ में उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और लगना भी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, इतना ही नहीं रुके, कि जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं ऐसे लोगों को वो सुअर को लगने वाली वैक्सीन लगवा देंगे। तो ये दुतेर्ते फिलीपींस नाम के एक देश के राष्ट्रपति हैं, इनकी हरकतें ऐसी क्यों हैं था? उनकी पहली बार नहीं है। हाँ, बहुत ही मुंहफट हिस्ट्री है उनकी। वो एक बार ये भी बोल चुका कि उन्होंने एक आदमी को मार दिया था जान से। वो बाबूलाल गौर है फिलीपींस के। वो बिल्कुल सोचते नहीं। अच्छा, उनकी स्ट्रॉन्गमैन इमेज बनी है जो वो ड्रग्स के एंटी ड्रग कैंपेन जो हाँ, वो बोले मार देंगे मार देंगे, वो मारने की बात करते हैं हमेशा। तो उन्होंने बोला भी कि नहीं लगवाओगे तो पिछवाड़े में लगवाएंगे, लगा देंगे तुम्हारे। लगवाओगे कैसे नहीं लगवाना है। तो भारत और हम लोग ना थोड़े से सेंसिटिव हैं, थोड़े ज्यादा, कि भारत का नाम काहे लिया, हमारी देश की इज्जत क्या मोदी जी ने कर दी है। हकीकत यह है कि भारत और अमेरिका में सबसे ज्यादा केस है ना। तो बंदा ब्राजील के बारे में तो बोलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे भी केस है, पर स्पेनिश भाई तो ये लोग भी लैंग्वेज उनका वही है। तो उन्होंने भारत का नाम इसलिए लिया क्योंकि भारत और अमेरिका में बहुत ज्यादा केसेस हैं, और उन्होंने इसलिए लोगों को कहा कि नहीं लगवाना है तो वहां भेज देंगे, जिसको नहीं लगवाना वहां चले जाओ। ये कहीं तो बराबरी अमेरिका से हमारी हो रही है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर ये हमारे प्रधानमंत्री होते तो मैं कैसे सोचते हैं आप ऐसा, तो हम इनको कैसे जस्टिफाई करते इस बयान को। तो मैं उस सूरत में आनंद पात्रा होकर के आपसे कहता कि भाई साहब ऐसा है कि उनके कहने का आशय ये था कि भारत में अभी वैक्सीन बहुत उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां पे तुम बिना लगाए कुछ समय तक रह सकते हो। अगर तुमको बिना वैक्सीन लगाए ही रहना है तो यहाँ पे तो सबको चुन चुन के वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि भाई हम तो यहाँ देख रेख नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत में कोरोना की देख रेख के लिए बहुत अच्छा इंतजाम है, तो तुम वहां चले जाओ, क्योंकि अगर तुमको हो गया तो हम कैसे देखेंगे। तो उनका आशय सकारात्मक था, आप लोग उसको नकारात्मक रूप से पेश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भारत की छवि के साथ में एक खिलवाड़ किया गया है, ये किसी को अच्छा नहीं लगना चाहिए। अरे अच्छी बात कही गई है, आप लोग शब्दों को ट्विस्ट करके जबरदस्ती उसको बिजार बनाए दे रहे हैं। भारत की इमेज अभी जो है वो उस देश की है जिसमें बहुत ज्यादा केस हैं। अब हमारी जनसंख्या भी तो इतनी है, उसको फिलीपींस में क्या देखना पड़ता है।
ऐसे भी वो रॉडी टाइप का आदमी। लखनऊ नगर निगम का राष्ट्रपति है, बताइए। अरे बहुत सारे लोग आते हैं। उन्होंने ये भी बोला था लॉकडाउन के टाइम पे ना कि जो लॉकडाउन तोड़ेगा उसको गोली मारने के आदेश दिए थे, और कुछ लोगों को कथित तौर पे गोली लगी भी है इस चक्कर में। हाँ, ये भी बोला था उन्होंने कि आप ये मास्क को जो है पेट्रोल से सैनिटाइज किया करो। सत्या फिल्म में था क्या वो? सत्या फिल्म में था क्या वो? पहले गोली मार भेजा शोर करता है। उस आदमी का समाधान हर चीज में यही होता है, हाँ, गोली मार दो। सही है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन एकदम हमारे भाई जैसा है, मतलब हम लोग गाड़ी पलटा देते हैं, गोली मार देता है, एकदम एक जैसा मामला है। चलो आगे चला जाए। एक ब्रेक लेते हैं और उस पार जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नॉन पॉलिटिकल बातें। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक। आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। और इस हिस्से में बात कश्मीर की करनी है। कश्मीर की अलग अलग तस्वीरें हैं सबके जहन में, और अलग अलग सोच के हिसाब से बहुत फर्क भी है उसमें। लेकिन आज अपन वहाँ की सोसाइटी के बारे में, खान पान के बारे में, कल्चर के बारे में मुख्यतः बातें करेंगे। राजनीति तो इन बातों के साथ लिपट कर आती ही रहेगी, लेकिन कोशिश ये है कि कश्मीर को थोड़ा बेहतर जाना समझा जाए। समय कम है पर जल्दी जितना इसको, और कोविड नहीं होता तो हम लोग को कश्मीर पे बात नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कोविड ना होने की सूरत में बहुत सारे लोग कश्मीर में प्लॉट खरीद चुके होते, कश्मीर के बारे में जान गए होते, और इस तरह से कश्मीर के बारे में पूरा आर्यावर्त अवगत हो गया होता। लेकिन बहरहाल कश्मीर की कली पे बात करते हैं। हाँ, तो आप ताऊ गए कश्मीर, कब गए हैं आखिरी दफा? और अगर गए हो तो सबसे सही चीज वहाँ के कल्चर में क्या लगे? घुमंतु आदमी हूँ ना। हाँ। तो मैं गाड़ी चलाते चलाते कहीं भी चला जाता था। गाड़ी से गए थे कश्मीर? हाँ, इस चक्कर में मैं 3 बार जा चुका हूँ। अरे, एक बार तो कारगिल तक है ना, और श्रीनगर भी। तो एक बार मैं श्रीनगर गया, बहुत मेरे पास एक कहानी है जो मुझे मैं सुनाता रहता हूँ। वो है कि मैं एक बार गया श्रीनगर, तो वहाँ अपने एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आज जो है रात में खाना हमारे यहाँ खाना। और उनके यहाँ खाना बड़ा इलेबोरेट होता है, अगर खास करके मतलब मैं जब भी गया हूँ तो बहुत कुछ खाने को मिलता है। और वाजवान जिसको बोलते हैं ना, मतलब एक लंबी फहरिस्त होती है तरह तरह के व्यंजनों की। तो मैं शाम हो गई थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं गूगल मैप लगाऊं, उतना बढ़िया काम नहीं किया। और मैं एक वहां पे नदी है, उसमें पुल है, बहुत सारे पुल हैं उस नदी पे, आई थिंक झेलम है। तो मैं अंधेरा हो चुका था, मैं सड़क पार करते हुए ओल्ड जो श्रीनगर है उस तरफ गया, और वहां एक जगह पर जाकर सड़क खत्म हो गई। तो और ये दिखा रहा था कि मुझे जिस घर में जाना था वो ठीक सामने है, पर सड़क बंद हो गई। और वहां पे दीवार थी, मतलब वो सड़क ऑब्वियसली एक अंधी गली थी। तो मैं उतरा तो एक आदमी मुझे दिखा और कोई आया नहीं बाहर। अब बारिश हो रही थी हल्की हल्की, ठंड तो वहां होती ही है, बारिश, बर्फ नहीं गिर रही थी, बारिश हो रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप गलत आ गए। ठीक है, तो मैं कहा कि अब क्या करूं? उन्होंने कहा बस वापस जाओ। तो वापस जाने वाला भी रास्ता मुझे उस समय दिखने नहीं लगा, क्योंकि बारिश हल्की सी हो रही थी, रात का टाइम था, दिन भर का ड्राइव हो चुका था मेरा, तो मैं बहुत उलझा हुआ था, अपने दिमाग से था। तो फाइनली मैं उस पुलिया पे आया जहाँ पे सीआरपीएफ का एक जवान बहुत सारे कटीले तारों के बाद अपने उसमें छुपा हुआ, जो मतलब वो उनके जो क्या बोलते हैं, सिर ढकने की जो जगह होती है, वहां पे खड़ा था। तो मैं वहां पे रुका और उन्होंने तनाक से मुझे बहुत ही गंभीर आवाज में डांटते हुए पूछा कि कौन हो, कहाँ जा रहे? मैंने कहा भाई मेरा नाम ये है और मैं ऐसे अपने एक मित्र के यहाँ जा रहा था और मैं रास्ता भूल गया हूँ, आप बताओ। तो उन्होंने मेरी मदद भी की, हालांकि उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने कहा आगे जाओ फिर पूछो, फिर वो बता देगा, उसको पता है, मुझे पता नहीं। खैर, तो मैं फिर पहुंच गया अपने मित्र के यहाँ, रात में वहीं रहा।
तो ये एक अनुभव रहा मेरा कि श्रीनगर में, वो भी पुराने श्रीनगर में खो जाना। ये बाय द वे उस समय हो रहा था जब आतंकवाद का एक दौर अपने पीक पर था। एक लड़के की मृत्यु हो गई थी पत्थरबाजी के दौर में, यंग स्कूल गोइंग चाइल्ड, तुफैल नाम था उसका शायद, उसकी मृत्यु हो गई थी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में तथाकथित रूप से। तो वहां पे उफान हो गया था बिल्कुल पूरी तरह से, और उस माहौल में जो है वहां के लोग भी बाहर नहीं निकल रहे थे उस समय। मैंने ये कारनामा सरंजाम दिया था और मुझे वो याद रहेगा, वो रात याद रहेगी, क्योंकि मैं खो चुका था एक ऐसे इलाके में जहां पे कि लोग कहते हैं कि भारत विरोधी तत्व रहते हैं। हाँ, ऐसा खैर मेरा कोई अनुभव नहीं रहा, मुझे किसी भारत विरोधी तत्व ने परेशान नहीं किया। कर्फ्यू नहीं लगा था उस दिन, आई थिंक उसके एक दिन के बाद वो घटना हुई थी और फिर कर्फ्यू लग गया था। मैं वहीं था भाई, मैं निकल गया था 3 दिन के बाद, पर उस वक्त मैं वहीं था। तो वो रहा। और कश्मीर के बारे में जैसा बोलते हैं लोग कि स्वर्ग है, स्वर्ग ही है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जगहों से देखने लायक चीज, मतलब क्या मौसम और क्या क्या वादी और क्या क्या नहीं है देखने को। पर यही है कि अब हम जब से होश संभाले हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं, मतलब कम से कम 90 के दौर से तो यही सुनते आ रहे हैं कि भाई जाना ही कठिन है, मुश्किल है। और मैं यही चाहता हूँ, होप करता हूँ वो दिन का कि जिस दिन सभी जा सकें और उसको एक सामान्य स्थिति में। हालांकि बाय द वे मैं 2-3 बार जब भी गया हूँ, कुछ ना कुछ हाइटेंड एक्टिविटी टेररिज्म की रही है वहां पे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप श्रीनगर जाएं, आपको वही सुविधाएं मिल जाएंगी, वो कर्फ्यू ना लगा हो तो वही आवभगत, वही कश्मीरी जो है मेहमान नवाजी। आप और श्रीनगर से बाहर चले जाएं तो कुछ भी नहीं, आप गुलमर्ग जाओ, पहलगाम जाओ, इन सब जगहों पे पता भी नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है। कश्मीर में 2 चीजें मैंने बहुत नोटिस की, बेहद जबरदस्त अमीरी, वो कहाँ से आती है पता नहीं। अरे भाई साहब, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, उनके घर महल जैसे। ये अखरोट से आती है क्या? अखरोट और सेब से? बिल्कुल, कुछ लोगों की राजनीति से भी आती है। वहां पे राजनीति से भी बहुत आमदनी होती है, वहां पे मतलब विपक्ष पक्ष दोनों को आमदनी होती है। वहां पे आतंकवादी तत्वों को चलते भी बहुत आमदनी होती है, इसलिए बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और बेहद गरीबी, बेहद, तो वो स्टार्क डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, पर कुछ कश्मीर जो है वो श्रीनगर से बाहर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। सोनामर्ग है, उसका जो पूरा रास्ता है ना, वो हम ही अस्तो वाला है। पूरा रास्ता आप याद करते रहेंगे कि यार ये फिरदौस जमीन पर ही है। बाबा, आपका मतलब अगर आपसे मैं कहूँ कि आंखें बंद करें और कश्मीर के बारे में सोचें, तो क्या तस्वीरें दिमाग में आएंगी? एक ही तस्वीर मुझे याद आती है, बाकी तस्वीरें याद ना आए या ना होती तो अच्छा होता, क्योंकि बाकी तस्वीरें एक ऐसे राज्य की हैं जिसमें मानसिक रोगियों की तादाद सबसे ज्यादा है, और उसकी वजह वहाँ पे आतंकवाद भी है, उसकी वजह वहाँ पे लोगों का गायब होना भी है, लोगों का बेमौत बेवक्त मरना भी है, बच्चों का, जवानों का अचानक से गायब हो जाना है, बहुत सारे और कारण हैं। एक ही छवि मुझे जो कश्मीर याद करने पे तुरंत याद आती है, वो है वाजवान। तो वहाँ के वाजे जो पकाते हैं, उस खाने में, कश्मीरी खाने में, और वो दोनों तरह का खाना, क्योंकि जब मैं बुरी तस्वीरों को याद करता हूं तो मुझे कश्मीरी पंडित भी याद आते हैं और कश्मीरी लोग, कश्मीरी मुसलमान भी याद आते हैं, जो कि आम लोग हैं और उनकी जिंदगी कठिन हो गई है। लेकिन वाजे का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं केवल एक कम्युनिटी के किचन की बात नहीं कर रहा हूं, या उनके कुक की, उनके शेफ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दरअसल कश्मीरी खाने की बात कर रहा हूं। कश्मीर सिल्क रूट रहा, और कश्मीर में कश्मीर एक तरह से आप समझें तो मेडिवल पीरियड से या उसके और पहले से, और अभी हाल तक भी, अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें कि क्यों नेहरू को लगा कि कश्मीर भारत में रहे, वो चौराहा है इस सिल्क रूट का। और इस वजह से पर्शियन, ईरानियन खाने का खासा इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो रूट था उनका, आपको देखने को मिलता है। भारत में बहुत सारी चीजें पहले कश्मीर आई और फिर भारत में दाखिल हुई। ये समोसे, जलेबियां, इन सब के भारत पहुंचने की कथा में कश्मीर उनका पहला पोस्ट ऑफिस है।
तो जो लोग उसे कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस कहते हैं, उनको मैं बता दूं कि वो भारत का पहला डाक खाना था इन तमाम लजीज खानों का जो कि दुनिया के बाज मुल्कों में बनते थे। और फिर वो कश्मीर आए, और कश्मीर में क्योंकि उस तरह की कैटरिंग थी, कश्मीर में उस तरह के लोगों को उनके स्वाद और उनकी आदतों के अनुरूप खाना सर्व करना भी शुरू किया, इसलिए कश्मीर के लोगों ने वो खाने सीखे भी। ये जो क्रॉस कल्चर इनकाउंटर कश्मीर देखता आया है, अब तो दूसरे किस्म के इनकाउंटर देखता है, लेकिन इस क्रॉस कल्चर इनकाउंटर से कश्मीर ने एक खास किस्म का मुख्तलिफ कल्चर डेवलप किया जो किसी भी और मुस्लिम कम्युनिटी से कॉमन नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। उनके कबाब एकदम आपको टर्किश और ईरानियन कबाबों जैसे मिलेंगे। हम लोग जो अवध के हैं वो शामी कबाब, गलावटी कबाब की टिक्कियों पे फख्र करते हैं, लेकिन वो वही चिमड़े कबाब खाते हैं सलाइयों पे सेके हुए। यखनियों का उनके यहाँ बड़ा चलन है, लेकिन वो यखनियाँ लखनऊ की यखनियों से और बाकी यखनियों से अलग हैं। उनके जो वाजवान की प्रिपरेशन है जिसमें तवक मांस और तमाम तरह की और चीज़ें हैं, गोश्ताबा रिश्ता यानी कि जो कोफ्ते को इम्प्रोवाइज करके एक अलग हद तक ले जाने की बात है, वो बिल्कुल अलग है बाकी हिंदुस्तान में बनने वाले गोश्त के कोफ्तों से। हम लोगों के यहाँ जो कोफ्ते बनते हैं हिंदुओं में या मुस्लिम परिवारों में जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन बनते हैं, उसमें मीट को किसी पल्स के साथ में, किसी लेंटिल के बैटर के साथ मिक्स करके, किसी दाल के साथ पीस करके मिक्स करके और तब उसको बाइंडिंग की जाती है। वो ठोस चर्बी और गोश्त को पीट करके बनाए गए गोलों को पका करके गोश्ताबा और रिश्ता यानी कि लाल तरी वाला यखनी कोफ्ता, और गोश्ताबा यानी कि सफ़ेद दही की यखनी में पुदीने के साथ तैयार किया हुआ कोफ्ता, जिसको वो भात के साथ खाते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। मिठाइयों का थोड़ा सा संकट है। इसके ठीक इतर जो चीज़ मुझे कश्मीर की याद आती है कि शैवाइट परंपरा के जो सबसे अंतिम प्रमाण भी भारत में हैं वो कश्मीर में ही हैं। शाक्य और शैव परंपरा का केंद्र रहा है कश्मीर। संस्कृत जिस एक राज्य की पार्टीशन के पहले तक मूल भाषा थी वो राज्य कश्मीर ही था। तो संस्कृत मूल भाषा है, मातृभाषा है, थी सबसे आखिर समय तक कश्मीर की। बाकी राज्यों में संस्कृत के ऊपर आधारित खास करके द्रविडियन लैंग्वेजेस, मलयालम और तमिल और कन्नड़ में संस्कृत के पैटर्न हैं, संस्कृत के तमाम सारे व्याकरणिक स्वरूप हैं और कई सारे शब्द हैं, लेकिन वो संस्कृत के अपभ्रंशित और एडॉप्टेड वहाँ की बोलने की शैलियों के अकॉर्डिंग ढाली हुई भाषाएं हैं। शुद्ध संस्कृत बोलने वाली जो जमीन थी वो कश्मीर की ही थी। अब उर्दू बोलते हैं वो। कश्मीरी पंडितों का जो कुकिंग है, उर्दू उन पे थोपा गया है। हाँ, उर्दू उन पे थोपा गया है। उर्दू पाकिस्तान पे भी थोपा गया है बाय द वे। पाकिस्तान का भी उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है और कश्मीर का भी उर्दू से कोई। ये डिसीजन जब भी उन्होंने लिया वो पाकिस्तान से लिंक करने के लिए लिया। उस समय की जो इंट्रीग है वो बोलने लायक नहीं है, कैसे कैसे कश्मीर के साथ क्या क्या हुआ। हाँ। और उसमें उर्दू भी एक चीज है जो इसलिए किया गया कि पाकिस्तान का इशू जिंदा रहे। बिल्कुल। ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद के अगर निशान आपको भारत की जमीन पे कहीं मिलते हैं तो उसमें भी अव्वल कश्मीर ही है। बाकी भी कुछ एक जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है, लेकिन कश्मीर उनमें भी अव्वल है। तो पीर पैगंबर भी जो है कश्मीर आते रहे। आप समझ लीजिए कि वो रूट कितना महत्वपूर्ण रहा होगा अपने समय में कि पीर तक, पैगंबर तक वहाँ तक चल के आए हैं। सूफियों की बहुत सारी देहरियाँ हैं, लेकिन शाक्यों की भी बहुत सारी देहरियाँ हैं। और गोश्त को एडॉप्ट तो किया, लेकिन कैसे लहसुन और प्याज से कई सारी कुजीन की जो डेलिकेसीज हैं वो कश्मीरी हिंदुओं में या कश्मीरी पंडितों में वो दूर रहीं। ये दोनों स्पाइसेस जिनको कि आप तामसिक खाने के कैटेगराइजेशन में सबसे पहला बैरियर मानते हैं, लहसुन और प्याज। तो जो रोगन जोश कश्मीरी पंडितों के घर में बनता है, जो राजमा उनके यहाँ बनता है, जो यखनी वो बनाते हैं, जो शोरबे या जो 5 किस्म के कोरमे उनके यहाँ बनते हैं,
सागों की जो प्रिपरेशन है, और एक चीज पे तो दीवानापन है दही को लेकर के। कश्मीरी जितना दही खाता हुआ मैंने किसी और राज्य को नहीं देखा है। मथुरा वृंदावन वाले अगर अपने दही कंजम्पशन पे फक्र करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई कभी कश्मीर जाके देखो, बगैर दही के कुछ होते नहीं है वहां पे, है ना। दूध हो ना हो दही जरूर होना चाहिए। तो दही एक बहुत कंपलसरी पार्ट है उनकी कुकिंग का। और कमल के साथ में भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब मखाना दरभंगा सबसे अच्छा बनाता है, लेकिन नदरू कहते हैं कमल ककड़ी को वो लोग, कमल का जो स्टेम होता है, नदरू का चोखा, फ्राई नदरू, नदरू की रसेदार सब्जी, भरे वाले बैगन, पतली तरी का राजमा। ये मैं पूछने वाला था कि शाकाहारियों के लिए क्या क्या। हाँ, शाकाहारियों के लिए भिंडी की बाज किस्म की प्रिपरेशंस। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इंक्लूडिंग तरी वाली भिंडी। वैसे केरल वाले भी तरी वाली भिंडी बनाते हैं, और साउथ में बहुत सारे राज्यों में तरी वाली भिंडी है, लगभग सभी में है, लेकिन नदर्न इंडिया में केवल कश्मीर में तरी वाली भिंडी है। और सागों को लेकर के जो पागलपन कश्मीरियों का है वो किसी का नहीं है। बड़ी से बड़ी शादी या बड़ी से बड़ा दस्तरखान कश्मीर में, चाहे मुसलमान के घर हो चाहे हिंदू के पंडित के घर हो, उसमें 1, 2 आइटम 3 आइटम साग के होंगे ही। चौलाई उसमें होगा ही होगा। एक चौड़े रबरी पत्ते वाला एक साग आता है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, दिल्ली में कभी कभी मिल जाता है तो मैं भी पकाता हूँ वो। और एक साग खास किस्म का है जिससे हाक वाला साग वो बनाते हैं, उसको कहते हैं हाक। सिंपल पतली तरी का साग, साबुत बड़ी पत्तियां उसमें डाल करके, और उसको चावल से खाया जाता है। तो खाना एक ऐसी चीज है जो मुझे सबसे अव्वल लगती है। और जब मैं हिस्टोरिकली देखता हूँ एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट के रूप में, तो कश्मीर को मैंने सबसे ज्यादा इंट्रोवर्ट, रिजिड और रिजर्व सोसाइटी पाया है। बाकी भारत के सभी राज्य सामाजिक रूप से बहुत भेदभाव करते हुए भी अन्य लोगों के प्रति खुले हुए हैं, लेकिन कश्मीरी इंक्लूडिंग लद्दाखी और कश्मीरी पंडित भी एकदम नहीं खुलते हैं। शादी ब्याह, प्रेम, खान पान, बाकी किस्म के एक्सचेंज, इसके मामले में कश्मीरियत हमेशा हावी रहती है। बहुत ही क्लोज इंट्रोवर्ट सोसाइटी कश्मीर की सोसाइटी है। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज और मुझे लगती है कि उनके पास एक मोबाइल अंगीठी है जिसको कांगड़ी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप पैरन में लगा लीजिए। कैसे कैसे टांगते, हाँ, कैसे हैं उसको? वो गले में टंगती है और वो हाथ पे यहाँ आ रही होती है। फिरन मैं भी पहनता हूँ, दफ्तर भी आ जाता हूँ फिरन पहन के, बल्कि कुछ मामलों के बाद तो मैं फिरन दिल्ली में एक स्टेटमेंट के तौर पे पहन के घूमने लगा था कि भाई मुझे रोको। और उसका फायदा भी हुआ, मुझे बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ रोकते थे कि भाई कहाँ जा रहा है, तो फिर नाम वाम पूछते थे, ये आपने भाई साहब क्या भेष बना रखा है। तो कहते यार इसमें ठंडक नहीं लगती, भेष क्या बना रखा है, पहन नहीं सकते हैं, कोई बनाई है, कोई प्रतिबंध है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, दाढ़ी भी है आपकी, बाल भी है, हाँ, और शरीर भी उसी तरह का लगता है कि नहीं गोश्तखोर टाइप के हैं ये, ना वैदिक ब्राह्मण मीट खाने वाले। तो वो फिरन में उसको टांग करके और हाथ दोनों बाजुओं से निकाल के वो अंदर कर लेते हैं, और उसमें जो गरमाइश होती है उसके ऊपर वो हाथ सेकते रहते हैं। और उसी टेक्निक से उनका चायदानी बनती है जो कि कश्मीर ने रूस से ली है। उसको कहते हैं, हाँ, उसको कहते हैं सनोवर। अच्छा, हाँ, तो उसमें चारों तरफ से कोयला भर देते हैं, बीच में एक बीकर जैसी चीज होती है, उसमें कहवा रहता है, और कहवा उसमें गर्म रहे छान के बीच में रखने तक और लोगों के पीने तक वो ठंडा ना हो जाए, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ठंडा है, इसलिए वो चारों तरफ आग से गर्म होता रहता है। कोयले उसमें जिंदा कोयले, लाल अंगारे बिना धुएं के रख दिए जाते हैं ताकि बैठक खाने में धुआं ना फैले। और वो सनोवर से फिर परस परस के कहवा नून चाय के साथ पी जाती है। मैं 4 बार कश्मीर गया हूं और 2 बार जम्मू की कहानी फिर कभी, आज बात कश्मीर की है। मैं 4 बार कर्फ्यू में कश्मीर गया हूं। 5वीं बार बिना कर्फ्यू के कश्मीर जाने का संयोग सन 2019 में चुनाव के ठीक बाद बना था, जिसमें 5 अगस्त को मैं और ताऊ और इंडिया टुडे ग्रुप के फोटो डिपार्टमेंट के हेड बनदीप सिंह, हिंदुस्तान के जाने माने छायाकार, हम तीनों लोग अपने एक कलीग की शादी में शिरकत फरमा होने के लिए और कम से कम 3 दिन तक अनवरत 2 टाइम चलने वाली दावतें निपटाने के लिए जाने वाले थे। लेकिन पार्लियामेंट में खेल हो गया और खेला होबे का नारा वहीं से मुझे लगता है आया। धारा 370 हमारी टिकट कैंसिल करनी पड़ी। हमारी टिकट हमें
मैं नुकसान कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि एयर ट्रैफिक और बाज किस्म के संपर्क तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए, और जाने की गुंजाइश तो थी लेकिन लौट के आ पाने की कोई गारंटी नहीं थी कि कैसे आएंगे। तो फिर हम लोगों को लगा कि भाई एक तरफा प्यार जो है अच्छा नहीं होता है, इसको कैंसिल ही कर दिया जाए, और हम यथार्थ के धरातल पे उतर के नहीं गए। वो फैसला सही था, क्योंकि 7 तारीख के बाद ही बहुत किस्म की पाबंदियां वहां पे लागू हो गई। हम लोग 9 तारीख तक, 10 तारीख तक ये था कि हम लोग 1-2 दिन के लिए गुलमर्ग वगैरह भी कहीं घूमने चले जाएंगे। तो इस तरह से वो एक यात्रा जो हम और ताऊ और बंदीप 3 लोग एक साथ करने वाले थे, एक जैसे बाल और एक जैसी देह के लोग, एक जैसे कारणों से कश्मीर जा रहे थे। हाँ, द गुड, द बैड एंड द अगली। अब जब बात छुड़ी है तो थोड़ी दूर तक तो ले ही जाते हैं जी। एक चीज जो मैंने नोटिस की थी, जो मुझे बहुत अभी भी सालती है, अच्छा नहीं लगता, सुरक्षा बलों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर उतने सुरक्षा बल के लोग इस तरह से आर्म्ड और यहाँ पे हों तो मतलब मैं भी मानसिक रूप से जो है हिल जाऊंगा। वहां के लोग उनके साये में रहते हैं, हजरत बल भी है, सुरक्षा बल भी है। अब क्या है कि वहां पे बहुत बल है ना, उसमें से सुरक्षा बल तो एक है जो कि जिनका साया जो है ना बहुत आपको हिला देता है अंदर से, इतने ज्यादा है, खेतों में, पेड़ के नीचे, कहीं भी जाए आप। अब क्या है कि क्या होना चाहिए, मजबूरी है, ये भी एक हकीकत है, क्योंकि वह प्रदेश जो है आतंक से पीड़ित रहा है। और मैं, अगर कोई कश्मीरी सुन रहे हैं भाई, उनको यही कहूंगा, यार आप तो ये क्या आजादी आजादी करते रहते हो, किस चीज से आजादी चाहिए आपको? हम 47 में आजाद हो गए ना एक बार, काफी। और आप जो ये कि हम भारत का हिस्सा है या नहीं है, इस पर कोई डाउट नहीं है, आप इतिहास खंगाल लो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। 1947 में जो बना वो नया भारत था, उसके भी आप हिस्से थे, जिस प्रक्रिया से बना था उस प्रक्रिया से भी आप उसके हिस्से थे। रह गई बात हमें अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा किसको लग रहा है यार? किस देश में के किस राज्य में लोगों को अच्छा लग रहा है? तो अगर हमको बहुत वक्त हो गया लंबा, सैनिटी वापस आनी चाहिए, सुरक्षा बलों को भी अपने परिवारों के पास चले जाना चाहिए। उसका एक ही उपाय है, वो है कि हम जानते हैं कि उसमें एक बाहरी तत्व इन्वॉल्व है, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसने बहुत तरह की चीजें बना रखी हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, हमेशा कश्मीर पर नजर रखना, एक तरह से कसम खा ली है उन्होंने कि कश्मीर के बिना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। हालांकि वो बोलते रहते हैं कि शहरग है हमारी, है ना, तो शहरग है तो वो तो काट दी गई बार बार, क्या हो रहा है आपको? तो हमें मतलब जो उनके कब्जे में है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर जो हमारे देश में है, जिसे हम भारत का अभिन्न अंग कहते हैं, उसको जरूरत है बहुत ज्यादा वहां के लोगों को भी, कि अब जो है हम आगे बढ़ें। किसी मुल्क में, किसी भी राज्य में, कहीं पे भी लोग वैसे खुश नहीं है जैसे आप सोचते हैं। तो क्या रास्ता क्या है? अलग हो जाने का, अलग होकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? एक बार सबको ये सोचना चाहिए कि यार एंड दिस गेम, इसका फायदा उठा रहे लोग, जाइएगा। कश्मीर के लोगों के दुख का फायदा वहां पे एक तंत्र है जो उठाता है, उसमें राजनीतिक दल भी शामिल है, जो मौके मौके पर 2 तरह की बातें करते हैं, एक मौके पे एक तरह की, दूसरे मौके पे दूसरे तरह की। आतंकवादी संगठन तो अलग हैं, पैसे का दुरुपयोग होता है, केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है, और बाहर से आई हुई ताकतों के पैसे का दुरुपयोग होता है। ऐसे करके बहुत सारे लोग, जो मैंने महल बताए थे, वो बना लिए हैं, और गरीबी वैसे की वैसी है। तो बहुत आवश्यक है कि हम अब उससे आगे बढ़ें, जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे रह लो यार, अपन कष्ट में तो है ही। बिल्कुल, ताऊ जो कह रहे हैं कि बहुत बल है, उसमें कुछ बल जो है वो ऐसे हैं कि देखिए वहां पे सुरक्षा बल है कश्मीर में, फिर कश्मीर में हजरत बल है, गंदरबल भी है ना, फिर अलबल है जो अलगाववादी बल है, वो अलबल भी है, फिर वहां पे सबल बहुत सारे हैं जो या तो खानदानी हैं, पैसे से सबल हैं, मतलब चील, देवदार, चुनार बेच करके, सेब बेच के, अखरोट और जाफरान बेच करके, और कंबल तो है ही, खैर वहां पे मौसम ही है कंबल का, और बाकी जो बच जाते हैं वो सब दुर्बल हैं। तो बल बहुत है। थोड़े बल इधर भी हैं। दुर्बलों को एक बार निर्णय करना चाहिए, अब नहीं होगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे। और एक बात है, वहां जाइए तो आपको बहुत सैफरन बेचेंगे, है ना? हाँ, वो नकली होता है, गारंटी है। तो उसकी ज्यादातर संभावना ये रहती है कि वो नकली ही होगा। तो कृपया सैफरन जो है वो अधिकृत जगहों से खरीदें। कोशिश करें
कि अधिकृत जगहों से खरीदें। और सेफ्रन हर जगह मिलता है कश्मीरी, दूसरी जगहों पे खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां गए हैं तो वहीं से लाना है। वो शिलाजीत है वहां का। बिल्कुल नहीं, और शिलाजीत भी वहां पे बहुत बिकता है जो कि नकली है। तो वो धागा बना के दिखाते हैं आपको शिलाजीत का, देखो ये इसकी असलियत की पहचान है, ठीक है। और सेफ्रन को हाथ में रगड़ के दिखाते हैं कि देखिए इसमें कलर आ गया। तो वो सब उससे बच के रहे। पर्यटन स्थलों पे एक हम 3 ताल करेंगे कि कितने पर्यटन स्थलों पे कैसे किस प्रकार के धोखे बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल, हाँ सही है। एक वो हैदर फिल्म में इरफान का जो कैरेक्टर है रूहदार, उसका एक डायलॉग है बड़ा अच्छा। जब भी कश्मीर की बात होती है तो वो मुझे याद आ जाता है उनकी वो तस्वीर, वो फिरन पहने हुए, शायद जेल में होते हैं तब। वो इरफान का वो कैरेक्टर रूहदार कहता है कि दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चिनाब भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ, मैं ही रहूंगा। वाह, पता नहीं ये शायद गुलजार का लिखा हुआ है, मुझे मालूम। हाँ उन्हीं का लिखा है, क्योंकि इस तरह की चपलंडुस फिल्में बनाने का इतिहास है गुलजार का। थकी हुई बनाया तो वो विशाल भारद्वाज ने। हाँ, लेकिन लिखी उन्होंने, गाने भी उन्होंने लिखे। हाँ। और कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। 3 फिल्मों में गुलजार का हाथ है और तीनों फिल्में 2 कौड़ी की, एकदम वाहियात और अच्छे बड़े सामाजिक मसलों को डाइल्यूट करके एक खानदान परिवार की कहानी या इश्क मोहब्बत की कहानी में कन्वर्ट करने की जो जद्दोजहद रही है पॉलिटिकली करेक्ट गुलजार वाली, वो आप माचिस देख लें, आप हुतू तुतू देख लें और आप हैदर देख लें। ये 3 वाहियात फिल्मों के लिए मैं गुलजार की आलोचना करता आया हूं, करता रहूंगा। अरे विशाल भारद्वाज ने बनाई थी, गाने लिखे थे उन्होंने। हाँ, लेकिन विशाल भारद्वाज के गुरु कौन हैं फिल्म इंडस्ट्री में? विशाल भारद्वाज को 20 साल पालने पोसने और चेतना देने वाले व्यक्ति का नाम गुलजार है। संपूर्ण सिंह कालरा। हाँ, गुलजार से ज्यादा हिम्मत तो लाल कृष्ण अडवाणी ने दिखाई पाकिस्तान जाकर के। गुलजार तो इस मामले में बहुत ही फटियल है, शायद तो नहीं है। खैर हाँ, इस पे गुलजार पे बात फिर कभी, इनको बहुत भरपेट करी आएंगे, अभी कब में नहीं। हाँ ठीक है, तो मैं डिफेंड करूंगा उस समय पर, ठीक है। हाँ अरे आप कर नहीं पाएंगे आपके सामने तो नहीं टिकूंगा मैं, लेकिन कोशिश करूंगा। तो अब बहुत छोटी संक्षिप्त सी बातचीत। गीतकार कवि भी हो, ये आवश्यक नहीं होता, बस इतनी सी एक लाइन। ठीक है। संक्षिप्त बातचीत हमें करनी है पशुओं के मलमूत्र पर। वो इसलिए क्योंकि भी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरबा, कोरबा में गाय का गोबर चोरी हो गया। और गोबर की मात्रा सुनिए पहले आप, 800 किलो गोबर गाय का चोरी हो गया। अरे 8 क्विंटल का हो। हाँ, जिसकी कीमत 1600 रुपए बताई गई। तो उसी बीच ही ये हुआ इत्तेफाक से कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का एक पुराना बयान बड़ा शेयर होने लगा, जिसमें वो कह रहे थे कि गोबर कोहिनूर से भी महंगा है। तो हमने सोचा कि महंगी चीजों पे आज बात की जाए, गोबर पर और दूसरे पशुओं के मल पर इन जनरल एक बात की जाए। तो गोबर जब पॉलिटिकल अर्थों में नहीं था, मतलब हम गाय में, मतलब हमारे बचपन की स्मृतियों में, तो उसके क्या क्या उपयोग रहे पोतने और लीपने में, वो तो उन्होंने ऐसी बात इसलिए कही थी क्योंकि कोहिनूर हमने, जो कम महंगी चीज थी वो हमने बरतानियों को दे दिया, और जो ज्यादा महंगी चीज थी उसको अपने सर पे रख लिया, और आज भी बुद्धि में भरा हुआ है कईयों की। अच्छा, ये गोबर चोरी हुआ था या गोईठा? नहीं, तो गोबर फास के लिए गोबर चोरी हो जाता है ना घूर पे। अच्छा। जहां से घूर से अगर 800 किलो है तो गोईठा 800 किलो चोरी नहीं हो सकता है। हाँ, गोबर की ही खबर आई थी। गोबर एक जगह पे लोग फेंकते रहते हैं, उसको कहते हैं घूर। हाँ, और वो गोबर सड़क है, वहां पे झुरा के वो फास बन जाता है। हाँ, उसमें कुकुरमुत्ते भी उगते हैं। हाँ, तो कुकुरमुत्ते उस पर नहीं उगते हैं ताऊ, उसके गिर्द उगते हैं। हाँ। कुकुरमुत्ते भी थोड़ी सी शुचिता और सफाई रखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मैं जंगली इलाके में था, तो गोईठा का उपयोग जो है आग जलाने के लिए उतना नहीं होता जितना मैं देखता हूँ पंजाब हरियाणा इत्यादि जगहों में होता है। तो गोबर जो है वो ऐसे ही रख दिया जाता था कहीं पे किनारे, ऐसे ही जैसे बाबा ने बताया, घूर, हम लोग पता नहीं उसको क्या बोलते थे, और वहां पे वो ऐसे ही सूखता था, फिर गायब हो जाता था, मिट्टी में मिल जाता था। नहीं, हम लोगों के यहाँ तो वो भर के, हाँ हमारे यहाँ वो गोबर जो साल भर इकट्ठा होता था, क्योंकि हम गन्ने की खेती करते रहे, तो वो सारा गोबर उठवा करके जब भूसे का ट्रक आता था और गेहूं ले करके, तो घर में क्योंकि गाय पली रही तो भूसा और गेहूं सब एक साथ एक ट्रक पे लद के आ जाता था। तो जब ये ट्रक खाली होता तो खाली में जब वापसी में हो जाता था तो इधर से वो सारा गोबर उसमें भर के, सूखा गोबर, वो
फांस भेज दी जाती थी और वो जा करके खेत के किनारे गिरा देता था। अधिया बटैया वाले अगले 2-3 दिन में उसको टोकरों में भर के फावड़े से खींच के वो पूरे खेत में स्प्रेड कर देते थे और फिर वो वैसे ही पड़ा रहता था। फिर जब 2-3 राउंड बारिश हो लेती थी तब हल चला के या ट्रैक्टर चलवा करके उसको मिट्टी के साथ पलटा दिया जाता था और वो अच्छी खाद बन जाती थी। यह ऑर्गेनिक खाद की विधि थी हम लोगों की पुरानी। एक मैं कल ही पढ़ रहा था, मतलब कि खरगोश जो है अपने मल को दोबारा खाते हैं कई बार, क्योंकि एक बार में उसे पचा नहीं पाते तो वो दोबारा खाते हैं ताकि उसमें जो थोड़ी पौष्टिकता रह गई है उसको वो दोबारा हासिल कर सके। मुझे ये बड़ा अजीब और घिनौना फैक्ट लगा। ये वैसा ही है जैसे आप कह रहे थे किसकी लेडी से काजल लगाया जाता है, बकरे की। हाँ, बिल्ली के गूं से। हाँ, अब जो है मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ जो लग्जरी गू है। हाँ, है ना। एक तो वो बंदर है कॉफी वाला। दुनिया का सबसे महंगा तेल वो आर्गन ऑयल है, खाद्य तेल, जो कि आपको मिलता है स्पेन से या मोरक्को से, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से। वो जो तेल है, आपने वो तस्वीर देखी होगी, बहुत सारी वायरल होती है, बकरियां पेड़ पे चढ़ जाती। पेड़ मतलब पेड़ के ऊपर बकरियां। बकरे चूंकि पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ये मान्यता है कि नहीं चढ़ सकते, बकरे कहीं भी चढ़ सकते हैं, बकरे तो मतलब दीवार पे चढ़ जाते हैं। तो वो जब खा लेते हैं उसको, पौधे के फल को, और पचाने के बाद उनके पेट से वो बीज निकलता है, उस बीज से जो तेल बनता है, वो बीज पचता नहीं, उस बीज से जो तेल बनता है वो दुनिया का सबसे महंगा खाद्य तेल है ना। और एक कॉफी है जो कि पालतू जानवर रखते हैं जो कॉफी के बीन्स को खाते हैं, पूरे फल को खा जाते हैं, फिर उनके मल से निकाला जाता है कॉफी के बीन्स को। उस बीन्स से जो कॉफी बनती है वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक होती है। ये ऐसा क्या मिलता है मल से, उसमें कौन सा स्वाद आता है? अब वही है, मैं तो इसको मतलब क्या बोलूं, एक तिकड़म ही कह लीजिए लोगों को बेवकूफ बनाने का। पर वो कहते हैं कि बकरे के पेट से निकले हुए बीज में से जो तेल बनता है वो बहुत उसका स्वाद अलग होता है, और वैसे ही उस कॉफी का है। और ये पशुमल कई तरह के मुहावरों में भी आया है, जिसमें से पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, अब तो भारत में भी बहुत इस्तेमाल होता है, वो है बुलशिट। इट्स अ बुलशिट, जो कि क्या, लेकिन इसका ये मतलब है कि, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि ये किसी काम का नहीं, घटिया चीज है, बकवास चीज है। पर हमारे यहाँ तो बुल का शिट बहुत यूज में आता रहा है शुरू से। ये कैसे निकला होगा बुलशिट? या हॉर्स शिट भी, अमेरिकन टीवी शोज में हॉर्स शिट भी बहुत बोलते हैं। हाँ, बुलशिट उनका का तो क्या मतलब यही होता है कि वो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज को शिट बोल देते हैं। पश्चिमी लोगों का ये संकट है ना। और शिट बोलना चूंकि असभ्य माना जाता है तो वो कह देते हैं बुलशिट, कि कम से कम वो आदमी को ना, आदमी का पूप अच्छा नहीं लगता, बैल का पूप बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लिप पोत भी लेते हैं उससे, छू भी लेते हैं उसको। हाँ, वो इसलिए वो शिट केवल अपनी गलतियों पे कहते हैं, ओ शिट। अगर कॉफी का मग छलक जाए, ओ शिट, है ना। तो अगर माइक ऑन रह जाए और किसी से उन्होंने कुछ और गलत बात कह दी है, ऐसे ही कोई रिकॉर्डिंग जूम पे चल रही है, तो कहेंगे ओ शिट। तो वो है। लेकिन हमारे यहाँ उसको अलग अलग कहा, जैसे गाय भैंस का गोबर हो गया, गधे खच्चर और घोड़े की लीद हो गई। लीद, है ना, उसको टट्टी कोई नहीं कहता है। वो मतलब ये लीद वो वाली होती है ना जो कई टुकड़ों में गिरती है। हाँ, बिल्ली के घू को लेके कहावत है कि इससे काजल बनता है ना। ये जो अंग्रेजी काजल है ये सब बिल्ली के घू से बनता है। तो कहिए कैसे बना, तो जराए दी थी, जराए की मैं सब मिलाए मिलू के जब बता लगा दी थी एकदम। तो अंग्रेजी काजल, कोई काजल भाई साहब, आप सुरमा लगाइए बरेली का, है बढ़िया बादाम अजवाइन का और मेथी का आप काजल पारिए घर में। आप जो है वही बिल्ली के घू से बना हुआ काजल लगा रहे हैं, तो वो वाला जो मामला है, तो वहां से बिल्ली का घू आया। खराब भोजन की तुलना भी घू से की जाती है। हाँ, हमको उस आदमी का आश्चर्य होता है यार, जिसने ये डिसाइड किया कि बकरी जब खा लेगी अर्गनिया को, और उसके बाद उसके पेट से जो बीज फल खा लेगी, उसके पेट से जो बीज निकलेगा, उससे मैं तेल बनाऊंगा और उसको दुनिया में यूनिक कर दूंगा कि देखो ये सबसे महंगा होगा। क्यों? क्योंकि ये इस नेचुरल प्रोसेसिंग से गया है ना। और उस आदमी की देखो, जिसके पास कॉफी के बागान नहीं होंगे, कॉफी बीन्स के, कॉफी के पौधे नहीं होंगे, उसने देखो क्या किया कि उसने वो अपनी बिल्ली को भेजता होगा कि जा चबा के आ। बिल्ली जाके, वो बंदरों की एक नस्ल है। बंदर नहीं है वो बिल्ली, और वो बिल्ली और बंदर के बीच का जानवर है वो। हाँ,
उस तरह के एक जानवर को भेजता होगा कि जा उधर चर के आ, उधर दूसरे का नहीं, लेकिन वो भेजता नहीं है, वो पला हुआ रहता है। नहीं, अभी तो पालते हैं उसको, पर नहीं मतलब पला हुआ अब रहता है, पहले तो वो जंगली ही था, पहले वो जंगली ही रहा उसी वन क्षेत्र में जहाँ पे कॉफी बीन्स थी। और ये कॉफी की जो नस्ल है, ये कहते हैं कि ये खेती वाली नहीं है, ये नेचुरली जो ग्रो हो रही है, वाइल्ड बेरीज हैं ये। हाँ, तो उसके पेट से निकले हुए उसके पूप से उसको निकालना और फिर उसको धो करके फिर उसका बनाना और उसको बेवकूफ बनाना, उससे मतलब एक कहावत है, हमारी माँ भी उसको कभी कभी इस्तेमाल करती थी कि जो लोग पढ़ाई लिखाई ध्यान नहीं, तो कहती थी कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो गोबर में से गेहूं बीन के खाने पड़ेंगे। तो ये भी है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इस कथा के पीछे की एक सच्चाई भी है, और लोगों ने दरअसल पशुओं के गोबर में से गेहूं बीन के खाए हैं, जो गेहूं के खेत चरे हुए कभी अकाल के दौर में शायद कभी ऐसा हुआ। हाँ, और खास करके दलित जातियों के लिए कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह से भी किया है। अब वो हो सकता है कि हमारे यहाँ हर चीज अलंकरण वाली भी होती है, तो कितना, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं किसी को ऐसा करते हुए। एक मुहावरा वो भी है, चिरैया के मूत बराबर। जैसे उनके यहाँ गए न, वो चाय दिए भैया, कपव ना भरा रहा। हाँ हाँ, चिरैया के मूत बराबर चाय दे। नहीं, चिरैया के मूत वाला कप जो होता था वो कप अलग था। वो कप दिखता था जमदाग्नि की तरह, बहुत बड़ा स्टील का कप होता था, लेकिन और उसमें अंदर बहुत मोटी होती थी। हाँ, लेकिन उसमें अंदर एक स्यूडो कप भी लगा, जो बाहर वाला कप होता था स्यूडो होता था, अंदर एक्चुअली एक मतलब बीता बराबर चैम्बर होता था उसका, है ना, और उसमें अंगूरा भर जगह होती थी। तो चाय जब तक आप मतलब कोई जो जब वो कप नया आया तो लोग किससे सुनाते हैं उसके कि किसी ने कहा अरे भाभी जी बहुत ज्यादा है, कम कर दीजिए। और गोमूत्र से याद आया कि हमारे यहाँ गोमूत्र पीने का चलन है, जो हाल में बढ़ भी गया है, पर मेरे भाई हैं, उनको किसी ने वैद्य ने बताया था कि आप जो है काली गैया का दूध मूत्र जो है सुबह पियोगे, तो वो गिलास लेके खड़े रहते थे सुबह इंतजार में, क्योंकि फ्रेश पीना था, तो वो सीधा लगा देते थे और आंख बंद करके गटक जाते थे। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इससे क्या फायदा हो सकता है, पर अब क्या करें, लोग बोलते रहते हैं। नहीं, रायबरेली में एक बहुत बड़े व्यापारी और उनकी मतलब मिठाई की दुकान है, बहुत ही मशहूर है। उनकी घर में उनकी बच्ची को कैंसर हुआ और उनको किसी वैद्य ने बताया कि काली गाय का गौमूत्र चाहिए, तो वो हमारे घर आते थे और गाय का मूत्र के लिए उनको कई बार लंबा बैठना पड़ा, तो फिर एक ट्रिक, एक हैक जो है गौमूत्र को जल्दी अर्जित करने का, वो निकाला करने का। गाय की पीठ पे आधी बाल्टी पानी डाल दीजिए। ये तो बच्चों के साथ भी है, बच्चों को सूसू ना हो रहा हो, उनके निचले शरीर पर थोड़ा पानी लगा दीजिए। हाँ, तो वो हो जाता है, वो उनको लगता है कि संकेत मिल गया है, तो वो उस उद्दीपन को मेरा एक दोस्त कहता है कि ये जो आर्टिफिशियल झरने होते हैं ना, मैं आधा घंटा खड़ा होकर ये आर्टिफिशियल झरने देखने लगूं तो मुझे भी पेशाब लगाती है। मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री होते थे, वह स्वमूत्र का सेवन करते थे, अपना ही। वह स्वमूत्री थे, गौमूत्री नहीं थे। हाँ, वो स्वमूत्र का सेवन करते थे। लोग ये कहते हैं कि चूंकि वो गुजरात से आते थे और वहाँ प्रोहिबिशन था, तो हालांकि उस समय गुजरात बॉम्बे स्टेट होता था, तो उन्होंने एक बार बियर पी और गुजराती थे तो उसको रिसाइकल करते रहे जीवन में। और ये बियर ग्रिल्स के आने के बहुत पहले की बात है। हाँ, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि गाय हमारी माता है तो सब हम लोग तो गौवंशी ही हुए, तो इस वजह से भी वो पीने में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मल के मामले में चिरैया की बीट, उसका जिक्र अगर नहीं हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वही अपशगुन के जो सबसे बड़े चर्चित वो हैं थ्योरीज, उसमें चिड़िया की बीट एक है। एक उसमें गुण भी है, किसी के कंधे पे अगर कोई आ जाता है या सिर पे किसी ने, कौवे ने या किसी पक्षी ने कर दिया, तो लोग कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा ही है, गुड लक। हाँ, कुछ है ऐसी मान्यता, बिल्कुल। हाँ, एक आध जगह पे पहुंचने वाला, मतलब शायद सरवर पे पहुंचने वाला, लेकिन दहिया पे पहुंच जाए, कपड़े पे पहुंच जाए तो वो बुरा मानने आता है। तो ये है। तो मैं बहुत दिनों तक सोचता था कि चिड़िया के का जो है मल, उसके लिए अंग्रेजी का शब्द क्यों रखा गया है। बाद में जब पता चला वो विष्ठा से बीट बना है। अरे बाप रे।
नहीं सही में सोचता था कि ये बीट इसको। अच्छा, सबसे खतरनाक जो चीज थी, अंग्रेजी क्यों नहीं है? सबसे खतरनाक चीज थी इन सारी टट्टियों में जानवरों की, श्रोताओं से माफी सहित, कि एक जब भ्रांति ये फैली कि मिलावट किस स्तर पे हो रही है, तो जो सबसे चौंकाने वाली कथाएं थी उनमें ये था कि आप लोग नहीं जान, मतलब शायद तुम कुलदीप ने जानते हो, ताऊ शायद जानते हो, कि पहले राबिस की मशीन लगती थी जहां पे पुरानी ईंटों को के क्रशर्स होते थे। अच्छा। उसको पीस करके लाल पाउडर बना लिया जाता था पकी हुई ईंटों का, और उसमें चूने का गारा मिला करके इस लाल पाउडर में चुनाई होती थी। तो वो एक हमारा घर में अभी भी जो मेन कमरा है वो उसी का बना हुआ है, उसको कहते थे सुर्खी। हाँ, सुर्खी, क्योंकि वो सुर्ख होता, तो सुर्खी चूना की चुनाई होती होता था पहले। सीमेंट यूज होने के पहले सुर्खी चूना यूज करते थे लोग। हाँ, और बाय द वे सुर्खी चूना कभी कभी सीमेंट से बेटर होता था। हाँ, तो हम लोग जो सबसे विचित्र कहानियां सुने हैं उसमें यही था कि सुर्खी मिला देते हैं लाल मिर्च के पाउडर में, बिल्ली की टक्की के गूं से बनता है काजल, बंदर के खून से बनती है लिपस्टिक, और गधे की लीद मिलाई जाती है धनिया पाउडर में। और घोड़े में भी जीरे में बोलते थे कि घोड़े की लीद होती है। हाँ, जीरे में बोलते। हाँ, कहावतों की हालत भी यही है ना, सुअरी के गूं न लीपे के न पाथे के, है ना, चिरई की बीट भर हो मारा पलट जाई हो, है ना, है ना। तो दूसरा एक कहावत और है, मछली के मूत बराबर हो, है ना। हाँ, औकात नहीं, मछली के मूत बराबर औकात नहीं, बातें इतनी बड़ी बड़ी। लेकिन सबके अलग अलग नाम होते थे। घोड़े गोबर गणेश, हाँ, घोड़े के लीद, गाय का गोबर, बकरी के हमको तो उसको भिनाड़ी बोलते थे। हाँ, अच्छा, लेडी, हमारे अवध में लेडी बोलते हैं, बकरी की लेडी। तो सबकी अपनी अलग अलग नाम भी होते थे। खैर, इस पे चर्चा बंद करें क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, काफी घिनौना हो गया। हाँ, वो एक तो मैं वो बार बार वो भूल नहीं पा रहा हूँ, काजल, बिल्ली के मुंह से काजल। विवाह के समय मुझे आखिरी बार काजल लगा था, मुझे शक हो रहा है उस पे। बाप रे। ठीक है, तो चिट्ठी ले लेते हैं अब। और वो न्योता वाले श्रोता में आज की चिट्ठी अमेरिका से आई है, नितिन व्यास की। उन्होंने हमें ईमेल किया है। अमरीकेतों radio@aajtak.com पर उन्होंने हमें ईमेल किया है, मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा है कि प्रिय तीन ताल के गुरुजनों प्रणाम। ज्ञान दत्त जी की सिफारिश पर आपका पॉडकास्ट एपिसोड 32 से सुनना चालू किया। ज्ञान दत्त जी ने बहुत लोगों तक पहुंचाई है हमारी बात। और अभी तक बहुत सारे पुराने एपिसोड सुन चुका हूँ। हिंदी, उर्दू, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, अंग्रेजी और संस्कृत आदि पर आपकी पकड़ बहुत ही सराहनीय है। आज के तकिया कलाम वाले, यानी ये पिछले एपिसोड की बात कर रहे हैं, तकिया कलाम वाले एपिसोड को सुनते हुए बाबा और ताऊ के धर्मों के ज्ञान को जानकर उनके बारे में जानने की इच्छा प्रबल हो गई है। मैं भी ताऊ के सूत्र जीवन ही धर्म है का पालन करता हूँ। ताऊ ने शायद ही इस बात पर कभी गौर किया हो कि उनका तकिया कलाम है ना है। बिल्कुल ठीक पकड़ा है। और आज भी आपने खूब सही पकड़े हैं। तकिया कलाम की खूबसूरती ये है कि जिसका होता है उसे पता नहीं होता। हाँ, ये पिछली बार भी निकल के आया था। यानी और उन्होंने जौन सा है ना कि उन्होंने लिखा है कि ताऊ ने इस पूरे एपिसोड में करीब 20 बार इसे प्रयोग किया है, उन्होंने गिन के बताया। और आपने एक जगह कहा कि कोई मध्य प्रदेश वाला मेरी तो की वजह से शिकायत जरूर करेगा। तो मैं आपको इस अमेरिका में बसे मध्य प्रदेशी के नाते कह सकता हूं कि आपने शिकायत जैसा कुछ नहीं किया। वैसे मैंने अपने मालवा वासी कई भाइयों भतीजों को इसकी 12 बजाऊं तकिया कलाम प्रयोग करते हुए सुना है। विज्ञापनों की बात बहुत दिलचस्प थी। इसे करते समय आपने हर गांव, कस्बे और शहर की रेलवे लाइन के किनारों की दीवालों पर मिले या लिखे वाले इश्तहारों और उनकी पहुंच की बात नहीं की। आपने अच्छा याद दिलाया। हाँ, ये बहुत हाँ, शिव मंदिरों में नंदी और शिवलिंग की दिशा के बारे में जानना बहुत अच्छा लगा। देवस्थानों में जाति या वर्ग विशेष का प्रवेश या निषेध किसी एक धर्म के मानने वालों तक सीमित नहीं है। यहाँ अमेरिका में भी कई प्रकार के गिरजाघरों को देखकर यही लगता है। एक दो बार बेबाक बुधवार सुनने का प्रयास किया, लेकिन इसका समय यहाँ पर कार्यालय के समय पर पूरा होने के कारण पूरा नहीं सुन पाता, क्योंकि अमेरिका और इंडिया में टाइम डिफरेंस है। क्या ऐसा कुछ शनिवार को नहीं हो सकता, ये वो पूछ रहे हैं। पॉडकास्ट के विषयों को लेकर कुछ सुझाव हैं, लेकिन उन पर बात फिर कभी। अगले एपिसोड की प्रतीक्षा में, नितिन व्यास।
नितिन जी बहुत नितिन भाई ने शुक्रिया। अच्छा बताया कि मिले और लिखे, हम मिस कर गए। एक और होता था मिले नहीं लिखे। हाँ, है उसका ना? जिक्र हम 2-3 एपिसोड पहले कर चुके थे। हाँ, लेकिन मिले उन्होंने नहीं लिखे पे बहुत चौकस उदाहरण उन्होंने बताए तकिया कलाम के। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात यह है कि आप वहां पे सुन रहे हैं और अच्छा पकड़ा है आपने ताऊ को। और है ना, कुछ पुराने एपिसोड, क्योंकि 3 ताल के एपिसोड्स की एक ही खूबसूरती है जो मैं नितिन जी से भी कहना चाहूंगा, बाकी साथियों से भी, कि ये पुराने ना होने वाली चीजें। तो आप ये समझ लें कि सिरका है, मैच्योर हो रहा है। तो 32 से पहले भी आप जाएं, जो उन 31 में बात है वो भी अद्वितीय है। और मेरे हैना भी शायद उसमें बहुत ज्यादा होंगे। हाँ। ये तो गिन रहे हैं। ये टिकर पे चलाते हैं रोज 36 बार। हाँ, ये वो वर्ड क्लाउड एक नया आजकल शगल चला है ना टीवी पे। हाँ। कि इन्होंने कितनी बार गरीबी कहा, कितनी बार पाकिस्तान कहा और कितनी बार भ्रष्टाचार। तो वो वाला टेस्ट हो गया है ताऊ का। ताऊ दूसरों का वर्ड क्लाउड करते रहे हैं, लेकिन इस बार ताऊ का ही हो गया। वर्ड क्लाउड में सबसे बड़ा वर्ड वो होना चाहिए जो उन्होंने नहीं कहा। हाँ, जिसके क्लाउड में बाकी सब थे। चक्कर ये है कि हर आदमी वर्ड क्लाउड में इसमें फंस जाता है कि उन्होंने क्या कितनी बार कहा। बिल्कुल। तो चिट्ठी लिखते रहिए नितिन भाई, और सुनते रहिए पॉडकास्ट के सुझाव भी दीजिए। इसकी 12 बजाऊं और तकिया कलाम पर आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। अरे 31 एपिसोड हम रिकॉर्ड कर ले गए इसकी 12 बजाऊं, तब नितिन भाई को पता चला कि हम लोग 3 ताल भी करते हैं इसकी 12 बजाऊं। और बुधवार को तो अक्सर हम लोग इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम बेबाक बुधवार खत्म करने वाले होते हैं तब 12 इसकी 12 बजाऊं। 12 ही बज जाते हैं, 9 से शुरू हुआ अंत नहीं होता उसका। हाँ। तो वो और उसमें लोग जुड़ जाते हैं बहुत सारे, और भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देने का कोशिश हम कर रहे हैं। बुधवार को अगर आप लोग जो सुन रहे हैं वो आए, आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। ट्विटर पे हमारा स्पेस होता है, 9 बजे शुरू होता है और गारंटी नहीं है कब खत्म होता है, पर इसकी 12 बजाओ इससे बचना चाहते हैं हम। और उसको 12 के पहले खत्म कर देते हैं। जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक साथ रहें और कोशिश करें कि बोलें कुछ। हाँ, क्योंकि नाम है बुधवार, बेबाक बुधवार, और चले जाते हैं हम बृहस्पतिवार तक। तो कोशिश ये रहती है कि बुधवार ही खत्म हो जाए। आज तक रेडियो के तमाम सारे कार्यक्रम होते हैं, केवल 3 ताल नहीं है। हाँ। ज्ञान ध्यान भी है, सबका मालिक टेक है, और इस तरह के तमाम सारे कार्यक्रम हैं। कुछ तो एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि शुरू हुए और वो उनकी एक सीमा थी कि नहीं हम 5 एपिसोड 10 एपिसोड करेंगे, उसके बाद फिर नहीं करेंगे, लेकिन वो भी बहुत कमाल के हैं। किस्सा गोई पे है, गजलों पे है, गजल साज मैं इसलिए ज्यादा रिकमेंड करूंगा क्योंकि उसमें जो गजलें हैं ना, गजलों के साथ साथ कमेंट्री है, किस्से हैं, पर उसमें जो गजलें हैं वो आपको, मतलब वो हमारी ओरिजिनल गजलें हैं। म्यूजिक टुडे के लिए जो गाई गजलें थी बड़े बड़े नामी गजलकारों की, तो उनको सुनिए। 20-30 साल का वो कलेक्शन है और उसमें से बेहतरीन नगीने निकाल करके, जिनके की सीडी या जिनके की ऑनलाइन वर्जन आपको नहीं मिलेंगे आज की तारीख में, उस तरह का भी म्यूजिक वहां पे होता है। aajtak.in हमारी वेबसाइट है और वहां पे एक रेडियो का आइकन है जिसको दबा करके आप हमारे आज तक रेडियो पे जा सकते हैं। आप आज तक रेडियो के हैंडल पे सीधे आ सकते हैं। अगर कोई कार्यक्रम आप चाहते हैं कि आपके लिए बनाया जाए तो उसके सुझाव, और कार्यक्रम रेडियो के जो आप हमारे यहाँ जो पॉडकास्ट सुनते हैं उसको लेकर के कोई सुझाव अगर है तो दोनों ही तरह के सुझाव दें। आज के दिन और दिन भर हमारे 2 न्यूज़ बुलेटिन हैं जो कि सुबह और शाम होते हैं। इनको सुने, आधे घंटे में सारी कहानी, सारी महत्वपूर्ण खबरें सुनने का, और फिर शाम तक आप बेफिक्र रह सकते हैं। शाम को फिर से आप सुन सकते हैं आधे घंटे में सारी महत्वपूर्ण खबरें। तो ये अच्छे ठिकाने और अच्छी चीज़ें हैं सुनने के लिहाज से। सुनने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप बाकी चीज़ें करते हुए भी खबरें सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। बाकी चीज़ों में अखबार हो या टीवी, मोबाइल हो या आईपैड, OTT हो या सिनेमा घर, यहाँ तक कि थिएटर भी, आंखें आपकी बंधी रहती हैं, आप बंधे रहते हैं और आप स्थिर हो जाते हैं, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। रेडियो की सुनने की जो सबसे शानदार चीज़ है वो यही है
कि आप चलते रहते हैं और रेडियो आपके साथ रहता है, स्थिर रहता है। अच्छा, आप लोग अपना अपना पॉडकास्ट ले लिए फेवरेट, तो मेरा भी तो फेवरेट एक पॉडकास्ट है, वो है मनी मैनेजर। हर आदमी को सुनना चाहिए। पैसा बॉस कमाना काफी नहीं है, पैसा उसको मैनेज करना है, और खास करके उनके जिनके की बहुत कम होते हैं, उनको मैनेज करना। 500 रुपया 1000 रुपया से आपको मनी मैनेजर तो जरूर सुनना चाहिए, मैं सुनता हूँ। और 3 ताल तो आप सुनते ही हैं, जो नहीं सुनते हैं उनको भी 3 ताल से जोड़ें, क्योंकि आने वाली सदियां, जब आने वाली पीढ़ियां इस दौर को याद करेंगी तो वो कहेंगी कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग थे, एक वो जो 3 ताल सुनते थे और एक वो जो नहीं सुन पाते थे। आप उन नहीं सुनने वालों में अगर शुमार होंगे तो लोग आपके बारे में कहेंगे कि क्या किया मूसा, ये तुमने नाती पोतों को क्या जवाब दीजिएगा। और कैसे बताना है वो आप, उन्होंने कहा कि आप सलाह दें, हमें बताएं। वो एक ईमेल आईडी है हमारा, radio@aajtak.com। बहुत सिंपल है, radio@aajtak.com। इस पर आप हमें डिटेल्ड ईमेल लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है ईमेल लिखने में आपका ज़्यादा समय ज़ाया होगा तो आप ट्विटर पे, आज तक रेडियो का ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पर आकर के हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, तो वहाँ पर आप फीडबैक दीजिए। और कहाँ सुन सकते हैं आज तक रेडियो? सिर्फ आज तक रेडियो अपनी वेबसाइट पर ही नहीं है, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जो हो सकता है आपके फ़ोन में पहले से ही हों, जैसे कि स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, कास्ट बॉक्स, पॉडचेजर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर, गाना.com, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आज तक रेडियो है। आप आज तक रेडियो लिखेंगे तो आपको सारे शोज मिल जाएंगे जिनका जिक्र भी बाबा और ताऊ ने किया, और उनमें से उनको सुन करके देखिए। तो जहां जहां चलेगा मेरा पॉडकास्ट साथ होगा। हाँ। और जिन्होंने आज पहली बार सुना है उनको मैं बता दूं कि अगर आप ना, वो घबराइएगा मत, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की, हर तरह के टॉपिक्स की तसल्ली बख्श तरीके से समझाई जाती है। तो हमने, आप खुशखबरी ये है कि इसके आगे जब सुनेंगे तो कम से कम बिल्ली का गू तो नहीं आएगा, क्योंकि वो निपट चुका है अब। हमने उसको टेक मार दिया है। आगे से अगर इस सब्जेक्ट से आपको थोड़ी सी परेशानी हुई, सुन के थोड़ा सा चींची लगा मन में, तो ये खुशी की बात ये है कि आगे ये नहीं आएगा। अब आगे समझिए कैसे कैसे सब्जेक्ट आएंगे, और बाकी हम अब रहेगा दूर, क्योंकि गू पहुंच गया घूर। चलिए, तो 3 ताल में आज इतना ही। अगले शनिवार ताऊ और बाबा को मैं यानी सरदार फिर से ले आऊंगा। बिल्कुल। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। हाँ। तस्वीरों पे मत जाइए कि राष्ट्राध्यक्ष या तमाम सारे लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, क्योंकि कोरोना शायद नए रूप में वापस आ सकता है। एक आशंका चारों तरफ वापस मानसून से पहले पहुंचती दिखाई दे रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिल्कुल। घर में आंवले और पुदीने या अमिया और पुदीने की चटनी बनाएं, उसके साथ सुस्वादु भोजन करें, भारतीय भोजन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, इम्यून अच्छा रखें, और अपना लक पहन के चलिए। जय हो। जय हो। जय हो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।